जब मैंने देखा कि एक युवती को उसके पालक माता पिता ने पढ़ाई छुड़वाकर काम पर लगा दिया और जब वो बड़ी होकर अपने जन्मदाता माता पिता के घर लौटी तो एक नकली नकली अमीर लड़की उसे हर कदम पर परेशान करने लगी, तो मैंने तुरंत समझ लिया कि उसके दिल की असली तकलीफ प्रेम नहीं थी, बल्कि यह थी कि उसके जन्मदाता माता पिता उसे बिना शर्त प्यार दें। इसलिए मैंने सबसे पहला काम यह किया कि उसे गोद ले लिया और कानूनी रूप से उसका पिता बन गया। गोद लेने की सारी कार्यवाही पूरी हो गई है। अब मैं तुम्हें थाने ले जाता हूँ नाम बदलने के लिए। मेरी तरफ भाई उपनाम होगा, नाम होगा भाई निंगडिंग। तुम्हें कैसा लगा? मैंने सामने खड़ी शेन झावड़ी से नरमी से पूछा। अगर यह बच्ची तैयार नहीं होती तो मैं उसे कभी मजबूर नहीं करता। मैं राजी हूँ, मैं आपका उपनाम रखना चाहती हूँ, वो लगभग उत्सुकता से बोली। वो बहुत पहले से शेन परिवार के उन माता पिता से पूरी तरह नाता तोड़ना चाहती थी, चाहे शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से। उनसे उसे घृणा थी। अब शेन उपनाम की जगह भाई मिल रहा था। यह उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उसके मन में एक गुप्त इच्छा भी जाग उठी। वो चाहती थी कि हम दोनों का एक ही उपनाम हो, जैसे यह उपनाम खून के रिश्ते की जगह एक नई डोर बन जाए जो हमें इस दुनिया में सबसे करीबी बना दे। जल्द ही हमने थाने में सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली। मैंने राशन कार्ड उठाकर बाई निंगडिंग को दिखाया। हम अब सच्चे मायनों में एक परिवार हैं जिसे कानून भी मानता है। अब कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकता। बाई निंगडिंग की आंखें थोड़ी नम हो गईं। जिंदगी में पहली बार उसने प्यार पाने का एहसास किया। पहली बार उसे लगा कि वो भी प्यार के लायक है, कि उसे भी तकलीफ नहीं दी जानी चाहिए। उसे एक पिता मिल गया था, एक ऐसा पिता जिसे उसने खुद चुना था। अब वो झावड़ी नहीं थी, वो निंगडिंग थी। इसके बाद मैं बाई निंगडिंग को जिले के सबसे बड़े मॉल में ले गया। हम कपड़ों के सेक्शन में घुसे तो दो पुरुष विक्रेता बीज खाते हुए गपशप कर रहे थे। उन्होंने हमारी परवाह नहीं की। एक ने हमें आलस से देखा और फैसला कर लिया कि हम महंगे कपड़े खरीदने वाले नहीं हैं। आखिर बाई निंगडिंग के कपड़े फटे पुराने थे और मैं भले ही ठीक ठाक लग रहा था, पर वहां खरीदारी करने वाले या तो अमीर होते थे या नामी लोग। मैंने टंगे हुए कपड़ों पर नजर डाली। भले ही वसंत आ गया था, पर उत्तर में मार्च का मौसम अभी भी ठंडा था। पहली नजर में ही मैंने देखा था कि वो बहुत हल्के कपड़े पहने हुई थी। जरूर सर्दी लग रही होगी। मैंने मन में सोचा, पहले उसके लिए गर्म कपड़े लेने चाहिए, रहने की जगह का इंतजाम बाद में होगा। वो काली लंबी ऊनी कोट दिखाइए, जरा उतार कर दीजिए। गपशप में मगन दोनों विक्रेताओं ने सिर उठाया और पाया कि बोलने वाला वही आदमी था जिसे वो तुच्छ समझ रहे थे। एक ने मुंह बिचकाया, वो काली लंबी कोट देखना है? वो तो विदेश से आई है, एकदम नई है। हमारी दुकान में सिर्फ 3 है। दूसरा भी बोल पड़ा, कल जो अमीर घर की बेटी आई थी वो भी इसी को देखकर काफी देर सोचती रही, तब जाकर खरीदा। मतलब साफ था, वो कहना चाहते थे कि मैं इसे खरीद नहीं सकता। मुझे उनसे बहस करने की जरूरत नहीं थी। मैंने फिर इशारा किया कि कोट उतारें। वैसे भी वो मान चुके थे कि हम खरीदेंगे नहीं। इस मॉल के ज्यादातर कर्मचारी ऐसे ही थे। वो विक्रेता धीरे धीरे कोट उतारकर काउंटर पर पटक गया। देखूं, यह शुद्ध ऊन है। मेरे एक सवाल ने विक्रेता को चौंका दिया। उसने भांप लिया कि मैं जानकार हूं और लापरवाही छोड़कर सम्मान से बोला, जी यह पियरे कार्डिन की ऊनी कोट है, असली माल है। मैंने कोट उठाकर बाई निंगडिंग पर रखकर देखा। साइज बिल्कुल सही था। ये ठीक है, पैक कर दीजिए। विक्रेता की आंखें फटी रह गईं। पैक कर दूं? एक विक्रेता को यकीन नहीं हो रहा था। कल वो अमीर लड़की खरीदते वक्त काफी देर तक सोचती रही थी और यह आदमी बिना पलक झपकाए तैयार हो गया। साहब, यह कोट सस्ती नहीं है, 7,000 की है। विक्रेता को लगा शायद मुझे दाम पता नहीं, इसलिए बोल दिया। फिर धीरे से कहा कि हमारे पास और भी कोट है कम दाम में। आखिर यह विदेशी माल है। कल की अमीर लड़की भी काफी देर उलझी रही। यही चाहिए, पैक कर दीजिए। 7,000 सुनकर आसपास के लोग चौंक गए। लगभग आधे साल की तनख्वाह, और यह आदमी सच में खरीद रहा था। मन में मुझे हंसी आई। अच्छा हुआ कल सिस्टम ने 10 लाख का इनाम दिया था, वरना आज 7,000 निकालते शर्माती। विक्रेता ने देखा कि मैं सच में खरीद रहा हूँ तो रवैया एकदम बदल गया और चापलूसी करने लगा। साहब, आपकी नजर बहुत पारखी है। हमारे पास इस कोट के साथ मैचिंग इनर, पैंट और जूते भी हैं, देखेंगे? मैंने नजर डाली। क्वालिटी सच में अच्छी थी। सब पैक कर दो। यह सुनकर विक्रेता के मुंह पर खुशी छा गई। आखिरकार मैंने बाई निंगडिंग के लिए 2 पूरे सेट खरीदे, जिसमें विदेशी कोट, चमड़े के जूते और पैंट थी। कुल खर्च 50,000 से ज्यादा हुआ। ज्यादातर परिवारों के लिए यह बड़ी रकम होती, पर मैंने बिना हिचकिचाए दे दी। मैंने बाई निंगडिंग को वही नए कपड़े पहना दिए। सच में कहते हैं, कपड़े इंसान को बना देते हैं। उसकी पूरी शख्सियत बदल गई। वो बेचारी लड़की वाला रूप कहीं गायब हो गया था। कपड़े खरीदने के बाद हम निकले। रास्ते भर वो होंठ दबाए चुप रही, पता नहीं क्या सोच रही थी। होटल के दरवाजे पर पहुंचते ही बाई निंगडिंग बोली, आगे चलकर मैं सब पैसे लौटा दूंगी। उसके गंभीर छोटे चेहरे को देखकर मुझे हंसी आ गई। भूल गई, अब मैं तुम्हारा पिता हूँ। मेरा तुम पर पैसे खर्च करना स्वाभाविक है, या फिर तुम मेरी बेटी नहीं रहना चाहती? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, बाई निंगडिंग जल्दी से बोली। मुझे बस डर था कि आप मुझे बोझ समझेंगे, जो सिर्फ पैसे खर्च कराती है। मैंने उसकी आंखों में देखा और एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, निंगडिंग, पापा तुम्हें कभी बोझ नहीं मानेंगे। पापा तुम पर पैसे खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। लेकिन अगर तुम सच में यही सोचती हो तो आगे खूब मेहनत करो, खूब पैसे कमाओ और पापा के लिए बड़ा बंगला खरीदना, अच्छी गाड़ी दिलाना। बाई निंगडिंग ने जोर से सिर हिलाया और गंभीरता से वादा किया, मैं जरूर करूंगी। रात को बाई निंगडिंग गर्म रजाई में लेटी थी और खुशी से ऐसा लग रहा था जैसे सपना देख रही हो। मेरी बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। क्योंकि उसे पसंद करता हूं, इसलिए उस पर पैसे खर्च करने को तैयार हूं। तो क्या पहले उसके जन्मदाता माता पिता उस पर पैसे खर्च नहीं करते थे क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं थी? वो हमेशा यही सोचती रही थी कि वो बहुत ज्यादा खर्च करती है, इसलिए बोझ बन गई और इसीलिए कोई उसे पसंद नहीं करता।
करता, लेकिन असल में पहले माता पिता ने उसे नापसंद किया, तभी उन्हें उस पर पैसे खर्च करना बुरा लगा। वो इतने सालों से कारण और परिणाम को उल्टा समझती रही थी, लेकिन अब सब बदल गया था। उसे एक ऐसा पिता मिल गया था जो उससे प्यार करता था। वो अब वो नकारी हुई बच्ची नहीं थी। उसके पापा ने खुद अपने मुंह से कहा था कि वो उसे बहुत पसंद करते हैं। अगले दिन सुबह मैंने और बाई निंगडिंग ने होटल छोड़ा और सीधे शहर के लिए ट्रेन टिकट खरीद लिए। मेरा इरादा कभी था नहीं कि निंग काउंटी में ज्यादा रुकूंगा। एक तो बाई निंगडिंग के पालक माता पिता से टकराने का डर था, दूसरी यह जगह वाकई बहुत असुविधाजनक थी। रात को ही मैंने बाई निंगडिंग से सलाह कर ली थी कि हम सीधे राजधानी जाकर बसेंगे, जब तक जरूरी ना हो वापस नहीं आएंगे। शहर पहुंचते ही हम दोनों सीधे रेलवे स्टेशन गए और राजधानी के लिए 2 स्लीपर टिकट खरीद लिए। हमारे पास ज्यादा सामान नहीं था, बस एक बक्सा था। जल्दी ही हमें बगल बगल की 2 निचली बर्थ मिल गई। राजधानी पहुंचने में 1.5 दिन का सफर था, यानी कल दोपहर तक पहुंचेंगे। ट्रेन में बोरियत होने लगी तो मैंने बाई निंगडिंग से राजधानी पहुंचने के बाद की योजना पर बात करने की सोची। निंगडिंग राजधानी में एक विला खरीद कर रहे हैं तो कैसा रहेगा? मैंने पता किया है, अभी एक साधारण विला भी सिर्फ 10,000 में मिल जाता है। थोड़ा बड़ा या भव्य चाहिए तो कुछ महंगा होगा, लेकिन राजधानी में विला है, आगे इसकी कीमत बहुत बढ़ेगी। यह सौदा घाटे का नहीं होगा। बाई निंगडिंग जानती थी कि मेरे पास पैसे हैं, लेकिन यह नहीं सोचा था कि राजधानी में विला खरीद सकता हूँ। मैं अंदाजा लगा सकता था कि वो क्या सोच रही है। पापा ने तुम्हें अभी बताया नहीं था, दरअसल मैं विदेश में रहने वाला चीनी हूँ। माँ पापा विदेश में व्यापार करते थे, दुर्भाग्य से एक हादसे में चल बसे। मैं इस बार देश इसलिए लौटा था कि माँ पापा की अंतिम इच्छा पूरी करूं, लेकिन यहाँ तुम मिल गई और मैंने यहीं रहकर तुम्हें गोद लेने का फैसला किया। देश लौटने से पहले मैं विदेश की सारी संपत्ति बेच चुका था, इसलिए हाथ में अच्छी खासी रकम है। पैसों की चिंता मत करो। यह बात सच भी थी। मूल व्यक्ति को विरासत में एक बड़ी रकम मिली थी, लेकिन किसी ठग ने उसे निवेश में लगाकर सब डुबो दिया। बहरहाल विरासत का यह बहाना सिस्टम के लिए पैसों को समझाने के लिए काफी था। माफ करना, मैंने तुम्हारी दुखद यादें ताजा करा दी। बाई निंगडिंग को लगा कि उसने मेरे जख्म छू दिए, इसलिए थोड़ा अपराध बोध महसूस हो रहा था। कोई बात नहीं, पापा अब अकेले नहीं हैं। डिंग, बधाई हो मेजबान, अभी तक की प्रगति 10% है। बधाई हो, मेजबान को 90 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। मैंने मन में हिसाब लगाया। पिछली बार के 10 लाख अभी ज्यादा खर्च नहीं हुए थे, इस बार के 90 लाख मिलाकर अब मेरे पास 1 करोड़ हो गए थे। सच्चा करोड़पति। यह सोचकर कि अब मैं पैसों में लौट रहा हूँ, खुशी में मैंने बाई निंगडिंग का सिर सहला दिया। अचानक एक बड़े हाथ से सिर पर थपथपाहट महसूस हुई तो बाई निंगडिंग ने हैरान होकर मेरी ओर देखा। कुछ नहीं, पापा को बस लगा कि तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए सिर पर हाथ फेरने और तारीफ करने का मन हुआ। बस इतनी देर में 90 लाख मिल गए। यह प्रगति जल्दी जल्दी बढ़नी चाहिए। बाई निंगडिंग को समझ नहीं आया कि वो कहाँ अच्छी निकली, लेकिन वो चुपचाप सिर झुकाकर मेरी तारीफ स्वीकार करती रही। रहने की जगह की बात खत्म होने के बाद मुझे लगा कि बाई निंगडिंग की पढ़ाई के बारे में भी बात करना जरूरी है। निंगडिंग, राजधानी पहुंचकर तुम्हें स्कूल जाना होगा। कोई खास स्कूल पसंद है तुम्हें? पढ़ाई का जिक्र आते ही बाई निंगडिंग की आंखें चमक उठी। उसे लगता था कि शायद उसकी जिंदगी में स्कूल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया था। मैं राजधानी के प्रथम मध्य विद्यालय में जाना चाहती हूँ, सुना है वहाँ सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। ठीक है, तो हम वहीं जाएंगे। मैंने पूरी तरह उसकी पसंद का समर्थन किया। बाई निंगडिंग खुशी से मुस्कुराई। पापा का शुक्रिया, लेकिन वहाँ दाखिला आसान नहीं होगा। मेरी बेटी इतनी होशियार है, जरूर दाखिला मिलेगा। बस पापा का अच्छा समाचार सुनने का इंतजार करो। कब पता नहीं चला और ट्रेन राजधानी पहुंच गई। स्टेशन से बाहर निकलते ही मैं बाई निंगडिंग को मकान देखने ले गया। 80 के दशक में कोई रियल एस्टेट एजेंट नहीं होते थे, इसलिए स्थानीय दलाल की मदद लेनी पड़ी। आखिरकार 3 मकान पसंद आए। पहला 30,000 का, दूसरा 80,000 का, और तुमने जो चौकोर आंगन वाला पुराना घर बताया था वो भी। तीनों मेरे हैं। मकान मालिक दंग रह गया। आप कह रहे हैं तीनों ले लेंगे? ये 2 स्वतंत्र मंजिला मकान और बड़ी हवेली, ये तो सालों से बिक नहीं रहे थे और आज एक साथ सब बिक गए। मकान मालिक बोला, साहब अगर आप सच में ये दोनों मंजिला मकान और हवेली ले रहे हैं तो यह चौकोर आंगन वाला पुराना घर मैं आपको मुफ्त दे देता हूँ। वो 10,000 रुपए समझिए आपसे दोस्ती की भेंट। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी बात होगी। एक पुराना चौकोर घर मुफ्त में मिल रहा था। मैं खुशी से उछल पड़ा। यह चीज कुछ सालों बाद अनमोल हो जाएगी। मैंने फौरन हाँ कर दी और तुरंत दलाल के साथ मकान मालिक से मिलकर कागजी कार्यवाही पूरी कर दी। सोचा भी नहीं था कि राजधानी पहुंचते ही एक पुराना चौकोर घर, एक स्वतंत्र मंजिला मकान और एक बड़ी हवेली मिल जाएगी। प्रथम मध्य विद्यालय के पास वाले मंजिला मकान में सीधे रहने जा सकते थे, लेकिन हवेली में काफी समय से कोई नहीं रहा था। उसे ठीक करना पड़ेगा। अभी वहां रहना संभव नहीं था। मैं बाई निंगडिंग को पहले उस मंजिला मकान में ले गया जो प्रथम मध्य विद्यालय के सबसे पास था, क्योंकि वो वहीं पढ़ेगी तो पास रहना सुविधाजनक होगा। मकान में आने के बाद मैंने तुरंत प्रथम मध्य विद्यालय से संपर्क करना शुरू किया और बाई निंगडिंग का दाखिला करवाने की तैयारी में लग गया। अगले दिन मैं बाई निंगडिंग को लेकर प्रथम मध्य विद्यालय के दाखिला कार्यालय पहुंचा। धीरे से दरवाजा खटखटाया और अंदर झांककर पूछा, क्या यही दाखिला कार्यालय है? मेरे बच्चे को 8वीं कक्षा में दाखिला लेना है। क्या बताएंगे कि क्या करना होगा? हमारे विद्यालय में प्रवेश परीक्षा होती है और बाहर से आने वाले बच्चों के लिए शर्तें और भी कड़ी हैं। हर विषय में कम से कम 85% अंक जरूरी है। शायद अध्यापिका को लगा कि इतनी कड़ी शर्त सुनकर मैं हिम्मत हार जाऊंगा, लेकिन तभी बाई निंगडिंग की दृढ़ आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैडम, कृपया मुझे एक प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र दे दीजिए। मुझे यकीन है कि मैं परीक्षा पास कर लूंगी। अध्यापिका ने सामने खड़ी उस लड़की को ध्यान से देखा जो काली ऊनी कोट पहने हुई थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। अध्यापिका अनायास ही उसकी
उसकी बात पर भरोसा करने लगी। यही सोचते हुए उन्होंने एक प्रश्न पत्र निकालकर दे दिया। मैं तुम्हें खाली कमरे में ले चलती हूँ, वहाँ बैठकर लिखो और जैसे ही खत्म होगा मैं तुरंत जांचूंगी। अगर 85% से ज्यादा आए तो दाखिला हो जाएगा। बाई निंगडिंग ने प्रश्न पत्र लेकर सिर हिलाया। ठीक है, आपका शुक्रिया मैडम। बाई निंगडिंग अध्यापिका के साथ खाली कमरे में परीक्षा देने चली गई। मैं बाहर चुपचाप उसका इंतजार करने लगा। परीक्षा खत्म होने की घंटी बजी तो बाई निंगडिंग बिल्कुल इत्मीनान से कमरे से बाहर निकली। मैं तुरंत उसके पास गया और चिंता से पूछा, कैसी गई परीक्षा? वो शांत स्वर में बोली, अगर कोई गलती नहीं हुई तो दाखिला हो जाना चाहिए। यह सुनकर मेरी जान में जान आई। मैं बाई निंगडिंग से सवालों के बारे में पूछने लगा। उसके जवाब सुनकर मुझे भी यकीन हो गया कि इस बार दाखिला पक्का है। तभी अचानक दफ्तर से एक चौंकने की आवाज आई। कॉपी जांचने वाली अध्यापिका को पता चला था कि बाई निंगडिंग को पूरे नंबर मिले थे। अध्यापिका खुशी से मुझे हाथ हिलाकर बुलाने लगी। बाई साहब जल्दी आइए, यह बाई निंगडिंग की कॉपी है, इसे तो पूरे नंबर मिले हैं। मैं तुरंत बाई निंगडिंग का हाथ पकड़कर तेज कदमों से दफ्तर में घुसा। तो मैडम, दाखिले के लिए क्या करना होगा? अध्यापिका ने मेरी बात काटते हुए कहा। बाई जैसा होनहार विद्यार्थी तो हमारे स्कूल में आए, हम तो खुशी से स्वागत करेंगे। मैं बाई निंगडिंग को सीधे टॉपर्स वाली कक्षा में रखूंगी। उम्मीद है कि वो आगे भी ऐसे ही अच्छे नंबर लाती रहेगी। स्कूल को खुले थोड़ा समय हो गया है, इसलिए आज ही क्लास जाना जरूरी नहीं। बाई निंगडिंग, पहले पापा के साथ घर जाओ और थोड़ी तैयारी कर लो। अगले दिन दुकान में मैंने एक काला चमड़े का बस्ता देखा। यह बस्ता कैसा लगा? मैंने उसकी ओर इशारा करते हुए पूछा। बाई निंगडिंग पास आई, काला चमड़े का बस्ता उठाया और ध्यान से देखा। उसकी आंखों से साफ था कि उसे बहुत पसंद आया। उसने बस्ता पलटा तो अनजाने में कीमत का टैग दिख गया। इतने से बस्ते के 80 रुपए। एक बस्ता एक आम मजदूर के पूरे महीने की तनख्वाह के बराबर था। बाई निंगडिंग जानती थी कि मेरे पास पैसे हैं, फिर भी उसे यह बहुत बहुत महंगा लगा। उसे डर था कि कहीं मुझे एक दिन यह न लगने लगे कि वो फिजूल खर्ची करती है। दरअसल गहराई से देखें तो बाई निंगडिंग को खुद पर भरोसा नहीं था कि वो प्यार पाने के लायक है। उसे यकीन नहीं होता था कि कोई उसके साथ इतना अच्छा हो सकता है, लेकिन वो मेरा दिया यह छोटा सा प्यार भी छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने सोचा अगर वो कम खर्च करे तो शायद मेरे पास थोड़ा और समय रह सके। यही सोचकर उसने तुरंत बस्ता रख दिया और बोली, मुझे ये पसंद नहीं, इसे मत खरीदिए। मेरे मन में अजीब सा सवाल उठा। अभी तो उसकी आंखें चमक रही थी इस बस्ते को देखकर, अचानक नापसंद कैसे हो गया? हालांकि मेरे मन में सवाल था, लेकिन मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बस बोला, अच्छा तो फिर देखो कोई और पसंद आए। मैं बाई निंगडिंग की पीठ देखता रहा जब वो दूसरे सामान की तरफ चली गई और मन में कुछ सोचता रहा। खरीदारी करके वापस अपार्टमेंट पहुंचे। मैं सोफे पर पसर गया और बाई निंगडिंग को सामान संभालने के लिए कहा, साथ ही कल स्कूल के लिए जरूरी चीजें अलग रखने को कहा। मैं आंखें मूंदकर सीट से टेक लगाया था कि अचानक लगा जैसे किसी ने मेरी आस्तीन हल्के से खींची। मैंने आंखें खोली तो देखा बाई निंगडिंग बगल में खड़ी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हिचकिचा रही थी। काफी देर चुप रही तो मुझे ही बोलना पड़ा, निंगडिंग क्या हुआ? कल स्कूल के लिए क्या लेकर जाना है? ये समझ नहीं आया। नहीं वो बात नहीं है, वो जल्दी से बोली और साथ ही वो काला चमड़े का बस्ता मेरे सामने कर दिया। धीरे से पूछा, ये मेरे लिए है? मैंने भौहें उठाई। बिल्कुल, लेकिन तुमने तो कहा था कि पसंद नहीं, तो मैंने फिर खरीदा क्यों? उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन मैं समझ गया। जब तुम बस्ता देख रही थी, तुम्हारी आंखों में जो चमक थी वो पसंद न होने की नहीं थी। तुम्हें यह बस्ता अच्छा लगा था, फिर नापसंद क्यों कहा? बाई निंगडिंग चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसके मन की बात भांप लूंगा। किसी ने पहले कभी उसके दिल की बात इस तरह नहीं पढ़ी थी, और मैंने न केवल पढ़ी बल्कि चुपचाप वो बस्ता भी खरीद लिया था। डिंग, लक्ष्य के साथ अच्छाई बढ़ी। अभी तक की कुल प्रगति 20%। सिस्टम की आवाज सुनकर मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई और 1 करोड़ आ गए। मैं उसका भावुक चेहरा देखकर हंसते हुए बोला, अच्छा मैं जानता हूं अभी तुम्हारा दिल भर आया है, आगे जब खूब कमाओ तो पापा को महंगी घड़ी लानी जरूरी नहीं। मैंने हंसते हुए कहा, पापा को घड़ी तो चाहिए ही, ऊपर से कोई सुंदरी भी लाना। बाई निंगडिंग अभी तक भावुक थी, लेकिन यह सुनकर हंसी रोक नहीं पाई। अगले दिन सुबह मैं और बाई निंगडिंग नाश्ते की मेज पर बैठे थे। मैंने कहा, जल्दी खाओ, पापा तुम्हें स्कूल छोड़ेंगे। वो झट से मना कर बोली, नहीं, यहाँ से स्कूल ज्यादा दूर नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। मैंने जिद की, पहला दिन है, वैसे भी पापा को बाहर काम है, आगे से नहीं छोड़ूंगा। राजधानी के प्रथम मध्य विद्यालय की 9वीं कक्षा वर्ग 1 में कक्षाध्यापक ने जोर से ब्लैक बोर्ड पर दस्तक दी। पूरी कक्षा एकदम शांत हो गई। अध्यापक ने गला साफ करके कहा, बच्चों आज हमारी कक्षा में एक नई छात्रा आई है, सब ताली बजाकर स्वागत करो। अध्यापक के शब्द खत्म होते ही बाई निंगडिंग कक्षा में दाखिल हुई। उधर मैं नई खरीदी हवेली के लिए काम करने वाले लोग ढूंढ रहा था, लेकिन दलाल ने मेरी बात सुनकर आंखें चमकाई और बोला कि उसके पास एकदम सही इंसान है, उस हवेली के पिछले मालिक का पुराना मैनेजर, जो पहले से उस जगह को जानता है और संभालता आया है। मुझे यह बात बहुत सही लगी। मैंने तुरंत मिलने का समय तय किया। मैनेजर से बात करके लगा कि हम दोनों की सोच मिलती है। मैंने वहीं उसे रखने का फैसला कर लिया, लेकिन मैं उसे हवेली नहीं ले गया। बजाय इसके मैंने उसकी तनख्वाह हर महीने 300 रुपए तय की। मैनेजर खुशी से बोलना भूल गया। पहले उसे 150 मिलते थे, यानी मैंने सीधे दोगुना कर दिया था। मैनेजर का काम तय होते ही मैंने उसे नया काम सौंपा। अपार्टमेंट के लिए 2 लोग चाहिए थे, एक जो खाना अच्छा बनाए और एक जो काम तेज करे। मैनेजर ने ढूंढकर 3 लोग लाए, एक सीधी सादी दिखने वाली महिला, एक तिरछी आंखों वाला आदमी और एक उम्र दराज आदमी। मैंने बिना देर किए सीधे परीक्षा लेने का फैसला किया। असल काम देखकर ही समझ आएगा। नतीजा हैरान करने वाला था। सीधी सादी महिला ने एप्रन बांधा और बिना रुके सब्जी धोना काटना सब करने लगी। देखकर दिल खुश हो गया। उम्र दराज आदमी ने कोशिश तो की, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। बीच बीच में कमर सहलाता रहा। सबसे हैरान करने वाला वो तिरछी आंखों वाला था, जो खाना बनाते वक्त जहां मौका मिले काम चुराता रहा। जल्द ही 3 थालियां सामने रखी गई। मैंने चॉपस्टिक उठाई और जानबूझकर सबसे पहले
पहले उस तिरछी आंखों वाले का बनाया खाना चखा। देखना था कि उसने काम चुराकर उस तिरछी आंखों वाले ने काम चुराकर क्या बनाया होगा। जैसा सोचा था वैसा ही निकला। उसका बनाया हुआ मांस का भुना साधारण और बेस्वाद था, कोई खास बात नहीं थी। लेकिन जब मैंने उम्रदराज आदमी की बनाई हुई भुनी बैंगन चखी तो स्वाद बहुत अच्छा था। पर जिस चीज ने मेरा फैसला पक्का किया वो थी उस महिला की बनाई आलू गोश्त की सब्जी। गोश्त इतना मुलायम और स्वादिष्ट था और शोरबा इतना लाजवाब कि बस मैंने तुरंत फैसला किया यही सही है। मैंने उस सीधी सादी दिखने वाली महिला को रख लिया और सीधे बात कर ली। मेरा नाम बाई चेन है, तुम्हारा क्या नाम है? बाई साहब, मेरा नाम दांग शियाओजिए है, आप मुझे दांगशेन कहकर बुला सकते हैं। मैंने सिर हिलाया और आवाज में गंभीरता लाते हुए बोला, दांगशेन, मेरा एक ही नियम है, जो हाथ साफ नहीं रखता उसे मैं एक पल भी नहीं रखता। अगर कभी पकड़ा गया तो कोई बात नहीं होगी, सीधे बाहर, समझ गई? दांगशेन ने बार बार सिर हिलाया। मैंने उसे कल सुबह समय पर आकर नाश्ता बनाने को कहा, लेकिन दांगशेन अपार्टमेंट से निकलते ही अपनी गली में एक बड़ी मुसीबत से टकरा गई। पड़ोस का बड़ा भाई अपने तेज बुखार से तड़पते बेटे को गोद में लिए फूट फूट कर रो रहा था। हुआ यह था कि उसकी नशे की लती पत्नी ने बच्चे के इलाज के लिए रखे सारे पैसे चुराकर जुए में उड़ा दिए थे। बच्चे की हालत देखकर लगा कि बचेगा नहीं। दांगशेन का दिल पसीज गया और उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और बच्चे को गोद में उठाकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी। इसी वक्त बाई निंगडिंग भी स्कूल से घर लौटी। अंदर अनजान मैनेजर को देखकर हैरान हो गई। मैंने तुरंत उसे बताया, यली मैनेजर हैं, घर से जुड़ी कोई भी बात इन्हें बताओ, कमरे में कुछ बदलवाना हो तो सीधे इनसे कहो। बाई निंगडिंग ने बिना एक भी सवाल किए ली मैनेजर को ऊपर कमरा दिखाने ले गई। अगले दिन सुबह मैं अभी बाई निंगडिंग को जगाने ही वाला था कि कमरे का दरवाजा खुद खुल गया। वो पहले से तैयार खड़ी थी। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। मैं मुस्कुराया, तो फिर चलो नीचे नाश्ता करते हैं। नई आई दांगशेन का खाना लाजवाब है। हम दोनों साथ खाने की मेज की ओर चले। नई जिंदगी की शुरुआत इसी गर्म और महकते नाश्ते से होने वाली थी। मेज पर गर्मा गर्म छोटी बाफ वाली रोटियां और पीड़े अंडे वाली दलिया रखी थी। मैंने खुशी से आवाज लगाई, दांगशेन, ये रोटियां देखकर ही भूख लगाई। दांगशेन खिलखिला उठी, भाई साहब जरा चक्कर देखिए, ये तो मेरी खास रेसिपी है। मैंने एक उठाकर काटी तो अंदर से उबलता हुआ रस मुंह में फैल गया। मैं खुशी से बोला, ये तो मैंने अब तक की सबसे अच्छी रोटियां खाई हैं। मैंने बाई निंगडिंग को भी खाने के लिए कहा। उसने चुपचाप एक उठाई, मुंह से कुछ नहीं बोली, लेकिन होठों के किनारे जो मुस्कान छुपाने की कोशिश कर रही थी उसने सब बता दिया। ये बच्ची सब दिल में रखती है। नाश्ते के बाद मैंने उसे बस्ता पीठ पर चढ़ाकर जाते देखा। फिर मुड़कर मैनेजर को कहा, ली साहब एक और फुर्तीला इंसान ढूंढो सफाई के लिए। इतना बड़ा अपार्टमेंट है, दांगशेन अकेले नहीं संभाल पाएगी। तभी बर्तन समेट रही दांगशेन यह सुनकर दौड़ी आई, भाई साहब आप एक और सफाई वाला ढूंढ रहे हैं? मैंने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, आगे से तुम सिर्फ खाना बनाना। दांगशेन की आंखें चमक उठी। भाई साहब मेरे पास एक नाम है, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, काम में कोई कमी नहीं होगी, बस इन दिनों थोड़ी मुश्किल में है। क्या मैं उन्हें एक बार आपसे मिलवा सकती हूँ? मैंने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है। दांगशेन ने झटपट रसोई समेटी और बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद एक उदास चेहरे वाले आदमी को साथ लेकर वापस आई। भाई साहब ये वही वांग भाई हैं जिनकी बात मैंने की थी, काम में बहुत होशियार हैं। वांग भाई ने मुझे देखते ही आगे बढ़कर कहा, भाई साहब नमस्ते, मुझे हर काम आता है, कपड़े धोना, खाना बनाना, सफाई करना, सब कर सकता हूँ। मेहनत में कोई कमी नहीं करूंगा, बस एक मौका दे दीजिए, मुझे अपने बेटे को पालना है। उनकी सच्ची और बेताब आवाज सुनकर मुझे अंदाजा हो गया। दांगशेन ने बताया कि तुम मुश्किल में हो। यह सुनते ही वांग भाई की आंखें भर आईं। उन्होंने सब बता दिया। उनकी नशे की लती पत्नी ने बेटे के इलाज के लिए रखे सारे पैसे चुराकर जुए में उड़ा दिए थे और फिर गायब हो गई। मैंने सुनकर चेहरा गंभीर किया और सीधे बात की, कुछ बात पहले ही कर लेते हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, लेकिन मेरे यहाँ कोई झमेला नहीं आना चाहिए। वांग भाई का दिल डूबा, लेकिन फौरन बोले, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उसे पता भी नहीं होगा कि मैं यहाँ काम करता हूँ। मेरे लिए वो मर चुकी है, वापस आए तो भी मैं उसे नहीं पहचानूंगा। उनके इरादे की दृढ़ता देखकर मैंने सिर हिलाया। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैनेजर तुम्हें रहने की जगह दिखाएंगे। बेटे का कोई नहीं है तो उसे भी साथ ले आना। यह सुनते ही वांग भाई की आंखें छलछला आईं। वो बार बार वादा करने लगे कि बेटा मुझे परेशान नहीं करेगा। मुझे उनकी समझ पसंद आई। इंसान जानता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है। मैंने फैसला सुना दिया, आज ही जाओ और सामान बांधो, कल सुबह बेटे को लेकर आ जाना। वांग भाई ने गहरी झुककर प्रणाम किया। भाई साहब आप मेरे महान उपकारी हैं, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा, आपको निराश नहीं होने दूंगा। उनकी उम्मीद से भरी पीठ देखते हुए मुझे अच्छा लगा। घर का इंतजाम अभी हुआ ही था कि बाई निंगडिंग ने स्कूल में भी तहलका मचा दिया था। शाम को घर आते ही वो उत्साह से आज की मजेदार बात बताने लगी। दरअसल गणित के मास्टर ने कल एक बाहरी पाठ्यक्रम से बहुत कठिन सवाल दिया था। उन्हें लगा था कि पूरी कक्षा में कोई नहीं बना पाएगा, लेकिन आज जब गृहकार्य जमा हुआ तो पूरी कक्षा में सिर्फ 2 बच्चों ने वो सवाल सुलझाया था। एक बाई निंगडिंग और दूसरी थी वो होनहार लड़की गुहावोत्सी। मास्टर ने दोनों को ब्लैक बोर्ड पर बुलाया। गुहावोत्सी ने आगे के पाठ का उन्नत तरीका इस्तेमाल किया था, लेकिन बाई निंगडिंग ने सिर्फ बुनियादी ज्ञान से एक अतिरिक्त रेखा खींचकर कहीं ज्यादा सरल और चतुर तरीके से सवाल हल किया था। मास्टर की आंखें चमक उठी और वो बाई निंगडिंग की तारीफ करते नहीं थके। बाई निंगडिंग इतराते हुए बोली, पापा आप होते तो देखते। जब मास्टर ने मेरी तारीफ की तो उस गुहावोत्सी का चेहरा कैसे काला पड़ गया। वो तो पहले मास्टर की इकलौती लाडली थी। मैं गर्व से फूला नहीं समाया और साथ में हंसी भी आई। मैनेजर के साथ मिलकर खूब तारीफ की। वाकई मेरी बेटी है, एकदम प्रतिभाशाली। बाई निंगडिंग थोड़ी शर्मा गई, फिर दूसरी बात बताई, पापा हमारे स्कूल में रविवार को यूएनजू है, हमें खुद खाना पीना तैयार करना है। मैंने तुरंत हाथ हिलाया, समझ गया, सब बढ़िया इंतजाम होगा। बाई निंगडिंग की यूएनजू के लिए मैं न केवल
दांगशेन से बढ़िया खाना बनवाने वाला था, बल्कि मिठाइयों का पूरा डिब्बा भी साथ देने वाला था ताकि वो सहपाठियों के साथ बांट सके। मैनेजर ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। मैनेजर इंतजाम करने लगा, लेकिन मुझे लगा यह काफी नहीं है। मेरी बेटी तो पूरे मेले की सबसे खास होनी चाहिए। इसलिए अगले दिन सुबह सवेरे मैंने बाई निंगडिंग को बिस्तर से उठाया। निंगडिंग, उठो जल्दी, आज हम खूब सारी खरीदारी करने जा रहे हैं। मैंने कुछ रिक्शे बुलाए, लेकिन बाजार की तरफ नहीं, सीधे गाड़ियों की दुकान की ओर चल दिए। बाई निंगडिंग हैरान होकर बोली, पापा आपने कहा था कि युआन जू के लिए सामान खरीदना है, गाड़ियों की दुकान क्यों? मैंने उसके सिर पर हल्की थपकी दी। अरे कल जब हम बाहर जाएंगे तो पैदल चलोगी क्या? गाड़ी से जाएंगे। वो फिर भावुक होने लगी तो मैंने झट से बात काटी। बस करो, वैसे भी मेरा मन था गाड़ी लेने का, चलो। लेकिन दुकान में घुसते ही मेरा मन बुझ गया। यहाँ की गाड़ियां या तो लोहे के बड़े बड़े डिब्बे जैसी थी या पुराने जमाने की, एक भी मन को न लगी। मैं वापस जाने ही वाला था कि तभी एक काली टोपी पहनी महिला मेरे पास आकर धीरे से बोली, साहब गाड़ी खरीदनी है। मैंने उसे देखा पर कुछ नहीं बोला। यह कौन है? पहले देखते हैं। महिला ने मेरा रवैया देखकर खुद ही बताना शुरू किया। साहब नमस्ते, मेरा नाम जी चोंगलियांग है, मैं भी गाड़ियों का काम करती हूँ। आप यहाँ खुश नहीं लगे तो मेरे यहाँ चलकर देखिए, मेरे पास विदेश से आया माल है। यह सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैं तो भविष्य से आया हूँ, वहाँ अच्छी गाड़ियां चलाने की आदत है। इस जमाने में अच्छी गाड़ी चाहिए तो विदेशी ही एकमात्र रास्ता है। मैंने तुरंत फैसला किया और बाई निंगडिंग को साथ लेकर जी चोंगलियांग के पीछे चल दिया। वो हमें घुमाते घुमाते एक बंदरगाह पर ले आई। आते ही वहाँ के मजदूर चारों तरफ से घेर लिए। मैंने त्योरी चढ़ाई और सख्त आवाज में पूछा, यह क्या मतलब है? जी चोंगलियांग ने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, भाई साहब गलतफहमी मत करिए, मेरा काम दुकान जैसा खुला नहीं है। सब विदेश से आता है, इसलिए लोग थोड़े सावधान रहते हैं। यह कहते हुए वो हमें एक बड़ी नाव पर ले गई। असल में उसका सारा माल यही था। मेरी नजर एक काली गाड़ी पर पड़ी। उसका डिजाइन भविष्य की गाड़ियों जैसा था, चलाने में भी आसान लगेगी। जी चोंगलियांग तुरंत आ गई, गर्व से बोली, भाई साहब आपकी नजर कमाल की है। यह विदेशी ब्रांड ओडीम है। मैं दावे से कह सकती हूँ कि पूरे देश में इस गाड़ी के 100 से ज्यादा मालिक नहीं होंगे। इसे लेकर निकलिए, लोग देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। इस जमाने में घर में गाड़ी होना अमीरी की निशानी थी, ऊपर से इतनी चुनिंदा गाड़ी। जी चोंगलियांग ने मुझे सही भांपा था। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। भाई इस गाड़ी की कीमत क्या है? मुझे चाहिए। वो खुशी से उछलने को हुई और जल्दी से कीमत की सूची मंगवाई। बगल में खड़े मैनेजर ने देखा तो मुंह से निकला 50,000। मैंने हाथ हिलाया, कागजी काम तुम कर लो, मैं खुद चलाकर ले जाऊंगा। वो झुककर मेरी तारीफ करने लगी और गाड़ियां दिखाने की कोशिश की। मैंने हाथ से रोका, अभी इतनी काफी है, बाद में जरूरत पड़ी तो आऊंगा। फिर मैंने सीधे वो सवाल पूछा जो मन में था। मुझे जिज्ञासा है, तुम्हारे पास वो गाड़ियां ये कैसे आती हैं जो बड़ी बड़ी दुकानों में नहीं मिलती? वो थोड़ा असहज हुई, फिर बताने लगी, पहले उनका परिवार अमीर था, उसे विदेश पढ़ने भेजा, लेकिन घर की हालत खराब हो गई और सब दान में चला गया। उसके पास बस वही पैसे बचे जो विदेश ले गई थी। उन पैसों से विदेशी सामान खरीदकर देश में बेचने का सोचा, लेकिन दुकान किराए पर लेने के पैसे नहीं थे और प्रतिस्पर्धियों ने इतना दबाया कि सब माल हाथ में ही पड़ा रह गया। यह सुनकर मेरे मन में एक विचार आया। मैंने उसे सीधे देखते हुए कहा, मैंने समझ लिया, तुम्हारे पास माल की कमी नहीं है, बस नकद पैसों की कमी है। जी चोंगलियांग चौंक गई, फिर कड़वाहट से हंसकर सिर हिलाया। उसे लगा मैंने बिल्कुल सही पकड़ा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मेरे पास बस पैसे ही पैसे हैं और कुछ नहीं। जी चोंगलियांग हक्की बक्की रह गई। पास खड़े उसके सहायक ने कोहनी मारकर जगाया। तब वो बोली, भाई साहब आप मुझसे साझेदारी करना चाहते हैं? मैंने संतोष से देखा। हाँ, तुम्हारे पास माल है, मेरे पास पैसे हैं, मिलकर काम करें तो देश में जमकर कमाई होगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। भाई साहब आप सच में मेरे साथ काम करेंगे? लेकिन मुझे ही क्यों चुना? मैं मुस्कुराया पर कुछ नहीं बोला। सोचा माल का जुगाड़ तो मैं खुद भी कर सकता था, लेकिन इतनी मेहनत क्यों करूं जब यहाँ सब तैयार मिल रहा है। मैंने अपनी शर्त रखी, हम मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार कंपनी बनाएंगे। तुम माल लाने और बेचने का काम संभालोगी, मैं पैसे लगाऊंगा। कंपनी में मेरे 60% और तुम्हारे 40% हिस्से होंगे। रोजमर्रा का काम तुम देखोगी। कैसा लगा? जी चोंगलियांग ने बिना सोचे हाँ कर दी। वो जानती थी कि मेरे बिना उसके पास दिवालिया होने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। यह साझेदारी नहीं, उसकी जिंदगी बचाना था। उसने जिस नजर से मुझे देखा उसमें गहरी कृतज्ञता थी। जी चोंगलियांग से बात पक्की करके मैं 50,000 की नई गाड़ी लेकर घर की ओर चला। जैसे ही ड्राइवर की सीट पर बैठा, खिड़की नीचे करके जोर से पूछा, बाएं से दाएं ब्रेक है या दाएं से बाएं? यह सुनकर मैनेजर हिल गए। साहब आपने तो कहा था गाड़ी चलाना आता है। मैंने मुंह बनाया, आता तो है, बस थोड़े दिन से हाथ नहीं लगाई। चिंता मत करो, मरेंगे नहीं। यह सुनकर मैनेजर ने उम्मीद छोड़ दी और बाई निंगडिंग का चेहरा गंभीर हो गया। एक हाथ से सीट बेल्ट पकड़ी और दूसरे हाथ से ऊपर का हैंडल। लेकिन खुशकिस्मती से मेरी ड्राइविंग ठीक ठाक थी। रास्ता थोड़ा रोमांचक रहा, लेकिन घर सही सलामत पहुंच गए। देखते देखते बाई निंगडिंग की युआन जू का दिन आ गया। मैंने देखा वो जल्दी उठ गई तो कल का खरीदा हुआ मिठाइयों का बड़ा थैला उसे थमा दिया। दांगशेन ने भी ब्रेज्ड पसलियां और नाजुक मिठाइयां तैयार की थी। बाई निंगडिंग चौंक कर बोली, पापा मैं बस एक दिन के लिए जा रही हूँ, इतना सब खाना खाऊंगी कैसे? मैंने हाथ हिलाया, कोई बात नहीं, बाकी दोस्तों में बांट देना, दोस्ती का मौका है। पार्क में जाते ही ज्यादातर सहपाठी पहले से आए हुए थे। तभी एक सफेद फोर्ड गाड़ी दरवाजे पर रुकी और सबकी नजरें उस पर टिक गईं। एक अधेड़ महिला ने उतरकर पिछला दरवाजा खोला। गु हाओत्सी चमड़े के जूते पहने नीचे उतरी। वाकई गु परिवार की बेटी का रुतबा अलग था। उसने महिला को तंबू लगवाया, मेज सजवाई, फिर खुद अंदर घुसकर पर्दा खींच लिया, दुनिया से अलग। लेकिन थोड़ी देर बाद एक और गाड़ी की गड़गड़ाहट सुनाई दी। तंबू में बैठी गुई हाओत्सी भी पर्दा उठाकर झांकने से खुद को नहीं रोक पाई। मैं ड्राइवर की सीट से उतरा और फिर
काला लबादा पहने बाई निंगडिंग आगे की सीट से बाहर निकली। गु हाउत्सी की भौहें तन गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि बाई निंगडिंग के घर में गाड़ी होगी। थोड़ी देर में बाई निंगडिंग के चारों तरफ सहपाठियों की भीड़ लग गई। एक हिम्मती लड़के ने पूछ ही लिया, भाई ये तुम्हारे भाई हैं? कितने अच्छे लगते हैं। मैंने हल्के से हंसते हुए बम फोड़ा, शुक्रिया, मैं भाई नहीं इसका पापा हूँ। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। पापा? इतने जवान और इतने अच्छे कैसे दिख सकते हैं? बाई निंगडिंग मुस्कुराते हुए बोली, ये सच में मेरे पापा हैं। तब जाकर सबको भरोसा हुआ। एक साफ सुथरा लड़का शर्माते हुए बोला, अब समझ में आया बाई, तुम इतनी सुंदर क्यों हो, पापा भी इतने अच्छे हैं। अपनी बेटी को दोस्तों के साथ खुश देखकर मेरा मन भर आया। मैं सोच ही रहा था कि अब शायद बाई निंगडिंग मूल कहानी जैसी तबाही नहीं मचाएगी। तभी गु हाउत्सी आ गई। वो बनावटी मुस्कान के साथ बोली, बाई नमस्ते, नहीं पता था कि तुम्हारे घर गाड़ी भी है। स्कूल में तो कुछ पता ही नहीं चलता। उसकी आवाज में मुझे तुरंत कुटिलता महसूस हुई। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि बाई निंगडिंग ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, गु हाउत्सी, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? कोई अपनी गाड़ी का बोर्ड माथे पर नहीं लिखकर चलता। यह बात सीधे गु हाउत्सी की हमेशा की दिखावेबाजी पर चोट थी। गुस्से से उसकी उंगलियां कांप उठी। तुम, मैंने याद रखा तुम्हें, यह कहकर वो पलटकर चली गई। गु हाउत्सी, यह नाम सुनते ही मेरे दिमाग में घंटियां बज उठी। यह इस कहानी की असली नायिका थी। एक ऐसी लड़की जो मकसद पाने के लिए कोई भी रास्ता अपना सकती थी। मुझे याद आया कि मूल कहानी में इसने न सिर्फ बाई निंगडिंग की असली अमीर घराने की पहचान छीनी, बल्कि जब सच सामने आया तब भी चाल चलकर बाई निंगडिंग को अपाहिज करवा दिया था। मेरी नजर में यह बाई निंगडिंग की तबाही पर अपनी इमारत खड़ी करने वाली थी। नायिका कहलाने के लायक बिल्कुल नहीं। मैंने बाई निंगडिंग को समझाया और जल्दी से पार्क छोड़ा, लेकिन मन उलझा हुआ था। मूल कहानी में गु हाउत्सी ने बाई निंगडिंग की पहचान जानने के बाद ही उस पर हाथ डाला था, लेकिन अभी वो क्यों उसके पीछे पड़ी है, कुछ समझ नहीं आया। मैंने मन ही मन सिस्टम को पुकारा। सिस्टम की ठंडी आवाज आई, नायिका और खलनायिका जन्म से ही एक दूसरे की दुश्मन होती है। मैं चौंका, मतलब अभी गु हाउत्सी को कुछ पता नहीं है, फिर भी किस्मत उन्हें आमने सामने लाकर खड़ा कर देगी। बिल्कुल सही, इस दुनिया की ऊर्जा सीमित है। नायिका तभी आगे बढ़ती है जब वो खलनायिका को हराए। उल्टा भी सच है, चाहे वो खुद न चाहे, कहानी उन्हें टकराने पर मजबूर कर देगी। बात समझ में आई, लेकिन तभी एक और चिंता आ गई। मूल कहानी में तो दोनों बराबर तबाह हुई थी, तो बाई निंगडिंग उसे कैसे हराएगी? गु हाउत्सी तो किस्मत की चुनी हुई है। सिस्टम बोला, नायिका को किस्मत का सुरक्षा कवच मिला हुआ है, सीधी टक्कर काम नहीं करेगी, लेकिन हम उसका यह कवच कमजोर कर सकते हैं। मेरी आंखें चमकी, जल्दी बताओ कैसे? सरल है, गु हाउत्सी का नायिका वाला चमकदार रूप उतारना होगा। यह चमक असल में किस्मत का उस पर प्यार है, और यह प्यार इस दुनिया के लोगों के उससे प्यार पर टिका है। इसलिए अगर आसपास के लोग उस पर से अपना भरोसा हटा लें, यहाँ तक कि उससे नफरत करने लगें, तो उसका यह कवच धीरे धीरे टूट जाएगा। मैं मन में उलझा रहा। नायिका का यह कवच उतारना इतना आसान नहीं। सबकी आंखों पर उसके लिए चश्मा चढ़ा हुआ है। सिस्टम ने कहा, आसान भी है, मुश्किल भी, लेकिन जो उसका कवच गिरा सकती है वो है खलनायिका बाई निंगडिंग। मैं तुरंत बोला, सिस्टम जल्दी दिखाओ, पार्क में अभी क्या हो रहा है? अगले ही पल तस्वीर बदल गई। 1 घंटे पहले का पार्क। गु हाउत्सी कुछ चमचों के साथ तंबू में बैठकर कुछ साजिश कर रही थी। फिर एक नाटी लड़की चुपके से बाहर निकली। दोपहर के खाने के वक्त बाई निंगडिंग खुले दिल से सहपाठियों में घर की मिठाइयां बांट रही थी। यह देखकर गु हाउत्सी ने व्यंग्य से हंसते हुए अपने चमचों को इशारा किया कि जाओ बाई निंगडिंग का बचा खुचा खाना खा लो। पहले यही चमचे खुशी खुशी यह बचा खुचा खाना खाते थे, क्योंकि त्योहार पर भी उन्हें ऐसा खाना नसीब नहीं होता था। लेकिन अब बाई निंगडिंग को सबके साथ बराबरी से हंसते बोलते खाना खाते देखकर उनके मन में कड़वाहट आ गई। बाई निंगडिंग दोस्तों के साथ खाए और वो गु हाउत्सी का झूठा खाएं, यह कहां का इंसाफ है? लेकिन गु हाउत्सी को इसकी परवाह नहीं थी। उसे बस यही जलन थी कि बाई निंगडिंग उससे ज्यादा चर्चा में थी। तभी गु हाउत्सी की नजर उस नाटी लड़की पर पड़ी और उसने आंखों ही आंखों में इशारा किया। अगले ही पल वो लड़की अपना बैग खोलने लगी और फिर जोर जोर से रोने लगी। मैंने गु हाउत्सी दीदी की घड़ी खो दी जो उन्होंने मुझे रखने को दी थी। इस जमाने में घड़ी बहुत कीमती चीज थी, और गु हाउत्सी की घड़ी, वो तो आम आदमी की कई साल की कमाई के बराबर होगी। सहपाठी तुरंत मदद को आ गए और ढूंढने लगे। काफी देर बाद गु हाउत्सी आराम से आई, आंखें ठंडी थी। तुम्हारा मतलब है तुमने मेरी घड़ी खो दी? फिर आवाज तेज हो गई। मुझे लगता है तुमने खुद ही चुराई है और अब नाटक कर रही हो। ये क्या हो रहा है? वो लड़की तुरंत बोली, दीदी मैंने नहीं चुराई, किसी और ने चुराकर मेरे ऊपर डाल दी होगी। चलिए सबकी तलाशी लेते हैं। यह सुनते ही जो सहपाठी मदद कर रहे थे वो भड़क उठे। तुम्हारा मतलब क्या है? हमने मदद की और तुम हमें चोर कह रही हो? ये तो किसान और सांप वाली कहानी हो गई। सब आपस में झगड़ने लगे। तभी बाई निंगडिंग वहां पहुंची। उसने एक नजर गु हाउत्सी पर डाली और शांत आवाज में बोली, गु, अगर तुम सबकी जांच करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, हो सकती है। मेरा दिल धड़का, बेटी तुम क्या करने जा रही हो? लेकिन गु हाउत्सी का चेहरा एकदम काला पड़ गया। तब मुझे समझ आया बाई निंगडिंग बहुत चालाक थी। उसकी एक बात ने सारी गंदगी वापस गु हाउत्सी पर डाल दी। असल में यह जांच उस नाटी लड़की ने सुझाई थी, लेकिन अब लग रहा था जैसे यह गु हाउत्सी की मांग है। सारी नजरें गु हाउत्सी के चेहरे पर टिक गई। गु हाउत्सी फंस गई थी। दांत पीसते हुए बोली, ठीक है तलाशी लो, मेरी घड़ी कई लाख की है। बाई निंगडिंग ने सिर हिलाया, तलाशी हो सकती है, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो तुम्हें सबसे माफी मांगनी होगी। हम बेवजह बदनाम नहीं होंगे। गु हाउत्सी का चेहरा और काला पड़ गया। वो बाई निंगडिंग को घूरती रही, ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला किसने चुराई तो उसे भी सबके सामने माफी मांगनी होगी। लेकिन उसकी इस खुली धमकी के जवाब में बाई निंगडिंग मुस्कुरा दी। वो एक तरफ हट गई और इत्मीनान से बोली, जैसा ठीक लगे। यह सुनते ही गु हाउत्सी के चमचे तुरंत उस पहले सहपाठी
सहपाठी की ओर दौड़े जिसने मदद की थी और बेशर्मी से उसका बैग पलटने लगे। वो सहपाठी धीरे से बुदबुदाई, मैंने मदद की और उल्टा शक किया जा रहा है। कैसे लोग हैं? आसपास वाले भी बोलने लगे, सच है, आगे से कोई इनकी मदद नहीं करेगा। मैंने मन में सोचा, बच्चों, यही होता है नायिका का जादू। लेकिन आज यह जादू टूटने वाला है। जल्दी ही तलाशी लेते लेते वो बाई निंगबिंग के पास पहुंच गए। गुहावत्सी बनावटी मुस्कान से बोली, माफ करना बाई, तुम्हारा भी देखना होगा। तभी जिस सहपाठी की अभी तलाशी ली गई थी वो बोल पड़ी, बाई के पापा अपनी गाड़ी में आते हैं, वो तुम्हारी सस्ती घड़ी पर क्यों नजर डालेंगे? गुहावत्सी का चेहरा हरा पीला हो गया, लेकिन फिर भी नकली मुस्कान बनाए रखी। भरोसा तो है, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। बाई निंगबिंग पहले से जानती थी कि निशाना उसी पर है। उसने बस 3 शब्द कहे, जो चाहो करो। थोड़ी देर बाद एक चमचा हांफता हुआ आया। गुहावत्सी ने तुरंत पूछा, मिली? लेकिन चमचे ने सिर हिला दिया, नहीं, सब छान लिया, कुछ नहीं मिला। पूरे मैदान में हलचल मच गई, लेकिन गुहावत्सी ने हार नहीं मानी। उसने बाई निंगबिंग को घूरते हुए चिल्लाया, मैं खुद देखूंगी, मैं खुद तलाशी लूंगी। अब सब सच में चौंक गए। इसे इतना यकीन क्यों है कि घड़ी बाई निंगबिंग के पास ही है? बाई निंगबिंग ने हाथ उठाकर उसे रोका और चेहरे पर ठंडक आ गई। गु, रुको। तभी बाई निंगबिंग की नजर उस नाटी चमची पर गई जो सीधे काले बैग की ओर गई थी और बिना ढूंढे एक छुपी हुई जेब खोल रही थी। गुहावत्सी की सांस तेज हो गई। वो उस चेन को घूरती रही। उसे लगा अब जीत पक्की है, लेकिन उस चमची ने जेब में हाथ डालकर जब निकाला तो वो खाली थी। वो अनजाने में बोल पड़ी, अजीब है, खाली कैसे? मैंने तो। गुहावत्सी ने आंखों से ऐसा घूरा कि वो तुरंत चुप हो गई। अच्छा हुआ वो दूर थे, किसी ने नहीं सुना, वरना सारा खेल बिगड़ जाता। तभी दूसरी चमची जो एक हरे बैग में हाथ डाले थी अचानक चिल्लाई, दीदी मिल गई, यहाँ एक घड़ी है। पूरा मैदान उबल पड़ा। सबकी नजरें बाई निंगबिंग पर टिक गई। सच में उसके बैग में घड़ी निकली। गुहावत्सी ने मन की खुशी दबाते हुए तुरंत आगे बढ़कर बाई निंगबिंग पर आरोप लगाया, बाई तुमने मेरी घड़ी चुराई। मैं स्क्रीन पर बाई निंगबिंग का चेहरा ध्यान से देखने लगा। एक भी हड़बड़ाहट नहीं, बिल्कुल शांत। यह देखकर गुहावत्सी के मन में भी कुछ खटका। बाई निंगबिंग ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई। गुहावत्सी व्यंग्य से हंसी, बैग से निकली है और तुम इनकार कर रही हो। बाई निंगबिंग भी मुस्कुराई, मैं कह रही हूँ तो नहीं चुराई। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह मैंने लिया? गुहावत्सी को लगा हाथ लग गया। वो आगे बढ़ी, ठीक है, बैग तुम्हारा है? बाई निंगबिंग ने सिर हिलाया, हाँ, और घड़ी उसी से निकली, मानती हो? बाई निंगबिंग ने फिर हाँ में सिर हिलाया। गुहावत्सी की मुस्कान चौड़ी हो गई, तो फिर यह तुमने ही ली। लेकिन अगले ही पल बाई निंगबिंग एक कदम आगे आई और एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, लेकिन किसने कहा कि वो घड़ी तुम्हारी है? गुहावत्सी को हंसी आई। उसे लगा बाई निंगबिंग घड़ी की मालकियत पर सवाल उठाना चाहती है। उसने घमंड से कहा, मेरी घड़ी पूरी सोने की है, हीरे जड़े हैं और पीछे गु खुदा हुआ है। दुनिया में सिर्फ एक है। क्या तुम कहना चाहती हो वो तुम्हारी है? उसे पूरा यकीन था कि अब जीत उसकी है। लेकिन तभी पास खड़े सहपाठी हलचल में आ गए। ये घड़ी तो गुहावत्सी ने जो बताई उससे बिल्कुल अलग है। गुहावत्सी का दिल डूबा। उसने धक्का देते हुए आगे आकर देखा तो उस चमची के हाथ में काली चमड़े की पट्टी वाली घड़ी थी। वो उसकी थी ही नहीं। बाई निंगबिंग ने वो घड़ी उठाई और सबके सामने पलटी। धातु की पीठ पर साफ खोदे थे 3 शब्द, बाई निंगबिंग। सब देख लो, यह घड़ी मेरी अपनी है। पापा ने कुछ समय पहले दिलवाई थी। पता नहीं यह कैसे गुद की घड़ी बन गई। यह सुनते ही गुहावत्सी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने यकीन न होते हुए घड़ी छीनी। पीछे सच में बाई निंगबिंग का नाम खुदा था। यह कैसे हुआ? उसने तो चमचे को कहा था। इतने में एक जानकार सहपाठी चिल्लाया, अरे ये तो डीजिया का नया मॉडल है, अभी अभी आया है, पूरे देश में एक ही होगा। पूरा मैदान सांस रोककर रह गया। गुहावत्सी के हाथ की मुट्ठी भिंच गई। यह घड़ी उसने भी खरीदनी चाहिए थी, लेकिन पता चला कि पहले ही किसी ने ले ली। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो खरीदार यही बाई निंगबिंग होगी। उसे लगता था कि राजधानी की सारी अच्छी चीजें उसकी ही होनी चाहिए, लेकिन बाई निंगबिंग के पास वो भी थी और आज उसने सबके सामने उसका मुंह काला कर दिया था। जलन और गुस्से से उसका चेहरा भयानक हो गया। वो मन ही मन बाई निंगबिंग का नाम दोहराती रही, बाई निंगबिंग, बाई निंगबिंग। ठीक उसी वक्त तभी उसका वो बेसमझ चमचा और आगे आकर पूछ बैठा, दीदी घड़ी अभी भी ढूंढनी है? मुझे देखकर हंसी आ गई। यह तो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। सबकी नजरें एक साथ उस पर पड़ गईं और वो बेचारा सकपका गया। गुहावत्सी का खून खौल उठा, लेकिन इज्जत बचाने के लिए उदारता का नाटक करते हुए बोली, सब ढूंढ लिया तो अब जाने दो, जो ले गया उसे ही समझो मैंने दे दी। वाह गुहावत्सी, चोरी करते पकड़ी गई, अब नेक दिल बनने की कोशिश। लेकिन बाई निंगबिंग इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। वो धीरे से बोली, ढूंढना बंद कैसे करें? गु, तुमने खुद कहा था कि घड़ी बहुत कीमती है। गुहावत्सी दांत पीसते हुए बोली, किसी ने बहुत अच्छी जगह छुपाई होगी, जाने दो। तभी बाई निंगबिंग ने उंगली उठाकर गुहावत्सी के तंबू की ओर इशारा किया और हल्के स्वर में बोली, गु, सब कहां ढूंढ लिया? यह तो अभी बाकी है। गुहावत्सी की आंखें चमकी और उसने पलटवार किया, बाई तुम्हारा मतलब है मैंने खुद अपनी घड़ी चुराई? लेकिन बाई निंगबिंग ने आलसी अंदाज में जम्हाई लेते हुए कहा, यह कौन जाने, हो सकता है गु ने यह सब हम पर दोष डालने के लिए किया हो। अब सहपाठियों में भी हिम्मत आ गई। वो सीधे बोल पड़े, हाँ बिल्कुल, तुम हमारे बैग जांचो तो ठीक, हम तुम्हारा तंबू देखना चाहें तो गुस्ताखी? गुहावत्सी पूरी तरह फंस गई। वो जितना ज्यादा मना करती उतना ज्यादा शक बढ़ता। तभी एक सहपाठी ने और बड़ी बात कह दी, हम जानते हैं तुम्हारे घर का रसूख है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें ऐसे परेशान करो। क्या राजधानी में गु परिवार ऐसे ही मनमानी करता है? यह सुनते ही गुहावत्सी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसे अब समझ आया कि मामला एक घड़ी से कहीं आगे निकल गया है। काफी सोच विचार के बाद वो कुछ नहीं कर सकी, बस खड़ी देखती रही जब सहपाठी उसके तंबू में घुस गए। गुहावत्सी बाहर खड़ी अंदर की आवाजें सुनती रही और मन ही मन दुआ करती
रही, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी किस्मत का पासा पलट चुका था। थोड़ी देर बाद जो पहले अंदर गए थे वो खाली हाथ निकले। गुहाओत्सी की डूबती सांस थोड़ी ऊपर आई। उसे लगने लगा कि शायद किस्मत साथ दे रही है, लेकिन बाई निंगबिंग ने अभी छोड़ा नहीं था। उसने इत्मीनान से कहा, गु का बैग वो देखा किसी ने? सब जैसे नींद से जागे। इतना स्पष्ट तो था, लेकिन अनजाने में सब भूल गए थे। जब वो सहपाठी वापस गए और गु हाउत्सी का बैग खोला तो वो बेशकीमती, दुनिया में एक ही घड़ी वहां बेशर्मी से रखी पड़ी थी। पूरा मैदान सन्नाटे में आ गया। एक सहपाठी ने घड़ी उठाकर गु हाउत्सी के सामने की। गु, ये वही है जो तुमने खोई थी। गु हाउत्सी ने बाई निंगबिंग को घृणा से देखा और दांतों के बीच से 2 शब्द निकाले, हाँ मेरी है। चोरी करते पकड़े जाने का सबूत अब पक्का था, लेकिन अब भी वो सफाई देने लगी कि किसी सहपाठी ने वापस रख दी होगी। यह सुनकर बाई निंगबिंग को हंसी आ गई। यह कैसा गिरता हुआ नायिका का जादू है। लेकिन बाई निंगबिंग ने उसे यूं निकलने नहीं दिया। उसने हाथ थपथपाते हुए मुस्कुराकर याद दिलाया, बधाई हो गु, घड़ी मिल गई, लेकिन कुछ भूल नहीं गई। तुमने कहा था कि अगर कुछ नहीं मिला तो सबसे माफी मांगोगी। गु हाउत्सी का चेहरा क्रोध से लाल नीला हो गया। उसे उम्मीद से नहीं थी कि बाई निंगबिंग यह याद रखेगी। आज उसकी इतनी बेइज्जती पहले ही हो चुकी थी। तभी एक और बदनाम सहपाठी आगे आया और मांग की कि गु हाउत्सी को खास तौर पर बाई निंगबिंग से अलग से माफी मांगनी होगी, क्योंकि उस पर सीधे आरोप लगाया था। अब गु हाउत्सी के पास कोई रास्ता नहीं बचा। दांत पीसते हुए उसे बाई निंगबिंग के सामने सिर झुकाना पड़ा। बाई निंगबिंग ने बस हाथ हिलाया और हल्के से बोली, कोई बात नहीं, बस आगे से किसी पर बेवजह चोरी का इल्जाम मत लगाना। यह शब्द तलवार से भी ज्यादा तीखे थे। युएंजू खत्म होने के बाद गु हाउत्सी जैसे भागकर गाड़ी में चढ़ी। बाई निंगबिंग की सारी बात सुनकर मेरे मन में बस 2 शब्द थे, कमाल है। मुझे लगा था गु हाउत्सी बस एक बिगड़ी हुई लड़की है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में इतनी कुटिलता। किसी को घायल करने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया था, यह सब उससे हो सकता था। मैंने तुरंत सिस्टम से जांच करवाई। सच में उसका नायिका वाला कवच कमजोर होने लगा था। तभी मुझे एक बात खटकी। उस नाटी चमची का मकसद था कि घड़ी बाई निंगबिंग के बैग में डाली जाए, तो वो गु हाउत्सी के बैग में कैसे पहुंची? बाई निंगबिंग ने पेन कुनेकु ने तब खुलासा किया, दरअसल उसे पहले ही कुछ गड़बड़ लगी थी। वो थोड़ी देर के लिए बैग से दूर गई थी। वापस आई तो देखा कि वो नाटी चमची उसके बैग के पास संदिग्ध तरीके से मंडरा रही थी। बाई निंगबिंग ने बिना कुछ दिखाए एक तरफ से नजर रखी और देखा कि उसने चुपके से कुछ उसके बैग में डाला और फिर गु हाउत्सी के तंबू में चली गई। बाई निंगबिंग तुरंत अपने बैग के पास गई और वो घड़ी निकाल ली। समझ गई कि यह फंसाने की चाल है। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए वही किया जो करना था, घड़ी वापस गु हाउत्सी के ही बैग में रख दी। और वैसे यह तरकीब तो मैं पहले से। बाई निंगबिंग यहाँ रुक गई और सिर हिला दिया। मेरा दिल एक पल को डूबा। जो बात उसने अधूरी छोड़ी वो मैं जानता था। वो एक ऐसी याद थी जिसे छूना मुझसे नहीं होता। शेन झाओडी के जीवन का वो अंधेरा। 4 साल पहले बाई निंगबिंग सिर्फ 10 साल की थी। तब वो शेन झाओडी थी। जब स्कूल की घंटी बजती और बाकी बच्चे दौड़कर घर जाते, वो अकेली एक बड़ा सा थैला लेकर छोटी दुकान के पास खड़ी रहती। जैसे ही कोई पानी की बोतल जमीन पर फेंकता, वो छोटी सी बच्ची दौड़कर उसे उठा लेती। वो बोतल उठाकर अपनी बोरी में डाल देती। उस बोरी में खनखनाहट होती जो उसकी जमा की हुई बोतलों की आवाज थी। उसे इन बोतलों को बेचकर पैसे जुटाने थे ताकि अगले साल की किताबों की फीस दे सके, क्योंकि कुछ ही दिन पहले घर में साफ कह दिया गया था कि उसकी पढ़ाई पर एक पैसा नहीं खर्च होगा। उस दिन वो घर आई और माँ बाप को बताया कि स्कूल में 1.5 रुपए की अभ्यास पुस्तक लेनी है। पैसों की बात सुनते ही वो दोनों आग बबूला हो गए। पैसे नहीं है, क्या जमा करना है, नालायक कहीं की। उसके चिड़चिड़े बाप ने तो तुरंत मान लिया कि वो झूठ बोलकर पैसे मांग रही है। एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा, झूठी कहीं की। उसका आधा चेहरा सूज गया और वो दीवार से जा टकराई। लेकिन उस पल उसकी आंखें अजीब तरह से साफ देख रही थी। दीवार के बाईं तरफ मकड़ी का जाला, दाईं तरफ गहरी दरार, सब एकदम स्पष्ट। फिर दर्द की लहर आई और आंखों में आंसू आ गए। बाप ने रोते देखा तो और भड़का, रो भी रही है, समझती है हम शेन परिवार तुम्हारे लायक नहीं। अरे शेन झाओडी, यही तेरी किस्मत है, यही तेरी औकात है। उस रात खाना नहीं मिला। वो ठंडे पानी से सूजे गाल को सेंकती रही और रजाई में सिकुड़कर थोड़ी गर्माहट ढूंढती रही। बाहर से माँ बाप की आवाजें आ रही थी, लेकिन तमाचे से कान बज रहे थे। कुछ साफ नहीं सुनाई दिया, बस धुंधले से कुछ शब्द कानों तक आए। फीस नहीं दे सकते तो पढ़ाई छोड़ो, नालायक। और फिर कुछ सुनाई दिया जो लगा जैसे बेटे के भविष्य की बात हो रही है। बाई निंगबिंग उस वक्त हक्की बक्की रह गई। उन दोनों को अपने बेटे की फिक्र। उसने शायद गलत सुना होगा, लेकिन अगले दिन सुबह भी घर में खाना नहीं था। भूखे पेट स्कूल जाना पड़ा। भूख कीड़े की तरह अंदर से काटती रही। उसी दिन उसे पूरी तरह समझ आ गया, वो अकेली है और सिर्फ अपने भरोसे ही जी सकती है। तब वो 10 साल की बच्ची सोचने लगी कि फीस कैसे जुटाई जाए। एक ही रास्ता सूझा, कचरा बीनो, बोतलें बेचो। बहुत लंबे समय तक कचरा बीनती रही। बड़ी मुश्किल से 1.5 रुपए जुटाए और किताबों की फीस जमा की। लेकिन किसी तरह उसकी माँ को पता चल गया। जब वो घर लौटी तो माहौल से ही कुछ गड़बड़ लगा। बाई निंगबिंग सीधे अपने कमरे गई और तकिए के नीचे देखा, खाली। पैसे गायब थे, वो पैसे जो उसने बड़ी मेहनत से बचाए थे। गुस्से से बाहर आई और बिना कुछ बोले अपनी नजरों से सवाल किया। माँ ने ठंडी हंसी के साथ कहा, कैसी नजरें हैं? कुछ पैसे लिए तो ऐसे देख रही है। बाप ने थूका, खाना कपड़े सब हमारे पैसों से है, चंद पैसों के लिए इतना नाटक? बाई निंगबिंग को सुनकर हंसी आई। बचपन से आज तक उसने दूसरों के फेंके कपड़े पहने थे, उनका झूठा खाना खाया था, अक्सर भूखी रही। घर का सारा काम वो करती थी और बदले में मिलती थी मार और गाली। इस पल उसे पहली बार सच में
उन्हें समझ आया। उसके माँ बाप उससे प्यार नहीं करते, वो उससे नफरत करते हैं। इतनी नफरत कि बोतलें बेचकर बचाए उसके 4 आने तक छीन लेते हैं। लेकिन उस निराशा के बीच भी उसके मन में एक राहत थी। अच्छा हुआ उसने पहले ही किताबों की फीस जमा कर दी थी, वरना पढ़ाई भी छूट जाती। उसी दिन से उसकी एक आदत पड़ गई। कमरे से निकलकर वापस आते ही सबसे पहले जांचती कि कुछ गया तो नहीं। ये आदत आज तक चली आई। इसीलिए आज जब गु हाउत्सी ने उस पर आरोप लगाया तो बैग के पास पहुंचते ही पहली नजर अंदर पड़ी, लेकिन कुछ गया नहीं था। उल्टा एक घड़ी बढ़ गई थी। बाई निंगबिंग अचानक नींद से चौंक कर उठी। माथा पसीने से भीगा हुआ था। यह सब एक बुरा सपना था। उसने चारों तरफ जाने पहचाने कमरे को देखा और लंबी सांस ली। अच्छा हुआ अब उसके पास मैं था। उस वक्त वो छोटी थी, ज्यादा सोचा नहीं था, लेकिन अब ध्यान से सोचने पर लगा कि शायद उस रात जो उसने सुना था उसमें कोई और मतलब था। यह सोचते हुए बाई निंगबिंग जल्दी से उठकर नीचे मेरे पास आई और अपना अंदाजा बताने लगी। मैं वहीं चौंक गया। ये तो कहानी से अलग था। किताब में तो वो 17 साल की उम्र में सच जानती थी, अभी इतने पहले कैसे शक हो गया। लेकिन खैर, मुझे ही चिंता थी कि उसे सच कैसे बताऊंगा, तो मैंने मौके का फायदा उठाया और सीधे डीएनए जांच करवाने का सुझाव दिया। लेकिन बाई निंगबिंग ने यह सुनते ही मेरा हाथ पकड़ लिया। ऊपर देखा, आंखों में चमक थी। पापा, जांच का नतीजा चाहे कुछ भी हो, आप मेरे पापा हैं, मेरे अपने चुने हुए पापा। मैं एक पल में ही टूट गया। यह कौन झेल सकता है भला। मैंने तुरंत फैसला किया, आज इसे छुट्टी। आज यह चाय पानी नहीं लाएगी। फिर मैं खुद उठकर कट्टे फल लेने चला। आज यह बहुत अच्छी बच्ची निकली। मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियां थाली तक पहुंची, बाई निंगबिंग ने झपटकर थाली उठा ली और सीधे मेरे मुंह के सामने कर दी। मैंने अनजाने में कहा, अरे निंगबिंग, मैं खुद ले सकता हूं। लेकिन यह कहना था कि उस छोटी सी लड़की की आंखों से आंसू टपक पड़े। मैं पूरी तरह हैरान, जल्दी से रूमाल निकालकर आंसू पोंछे और हंसी रोनी हालत में बोला, अरे अरे रो क्यों रही हो, फल नहीं लेने दिया तो। वो सुबकते हुए बोली, पहले पापा मुझसे फल लेते थे, लेकिन आज डीएनए जांच की बात सुनते ही खुद लेने उठ गए। पापा को मुझसे नफरत हो गई। तब मुझे इस छोटी सी जान की सोच समझ आई। काम न करने दो तो नफरत समझती है। मैंने तुरंत समझाया, पापा को तुमसे नफरत नहीं है, पापा को बस तुम्हारी थकान की फिक्र थी। बाई निंगबिंग ने आंसू रोके और जिद करते हुए बोली, मुझे नहीं मानना, आगे से मैं ही पापा के लिए चाय पानी लाऊंगी, फल भी मैं ही दूंगी। उसकी यह छोटी सी जिद देखकर मुझे उसकी मर्जी पर छोड़ना पड़ा। वैसे आराम तो मुझे ही मिलेगा। मैं मन ही मन सिस्टम से बोला, यह क्या गजब की बेटी है। सिस्टम भी चौंका। सच में सोचो, कौन कहेगा कि यही वो बड़ी खलनायिका है जो दुनिया तबाह करने वाली थी, और अब यह रोते हुए तुम्हारे लिए चाय पानी लाना चाहती है। लगता है तुम पहले इंसान बनोगे जो इस कहानी को बदलने में कामयाब होगा। यह सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और क्या, देखो किसका शिष्य हूँ। मैं अभी सिस्टम के साथ डींगे हाँक ही रहा था कि यह सब सोचते सोचते अचानक मुझे एक बात याद आई। काफी वक्त हो गया था मैंने बाई निंगबिंग की अटैचमेंट वैल्यू चेक नहीं की थी। मैंने फौरन सिस्टम को आदेश दिया कि अटैचमेंट पैनल खोले और अभी तक की प्रोग्रेस दिखाए। अगले ही पल एक बड़ी खबर आकर गिरी, बधाई हो होस्ट, अभी तक की अटैचमेंट प्रोग्रेस 60% है। अटैचमेंट वैल्यू में 40% की बढ़ोतरी हुई है। इनाम के तौर पर 4 करोड़ युआन प्रदान किए जाते हैं। 4 करोड़। मेरा दिल एक पल के लिए धक से रह गया। सोचा भी नहीं था कि इतनी थोड़ी देर में इतनी बड़ी रकम सीधे मेरी झोली में आ गिरेगी। मैंने तुरंत सिस्टम से पूछा, सिस्टम, इस जमाने में इतने पैसों से मैं अमीर कहलाऊंगा क्या। सिस्टम ने झट से जवाब दिया, होस्ट, इस दौर में करोड़पति भी टॉप क्लास रईस माने जाते हैं। मैं समझ गया, यानी मैं खुद ही टॉप क्लास रईस हूँ। लेकिन खुशी मनाने की फुर्सत भी नहीं मिली, क्योंकि दिमाग में उस कमबख्त गू परिवार की याद आ गई। देर सबेर उनसे टकराना तो था ही, तो पहले दुश्मन को ठीक से जानना जरूरी था। मैंने सिस्टम को हुक्म दिया, जल्दी पता करो गू परिवार अभी किस स्तर पर है। मुझे उनसे ज्यादा अमीर होना होगा, तभी बाई निंगबिंग को बचा सकूंगा। थोड़ी देर में सिस्टम ने आंकड़े दिए। होस्ट, गू परिवार की कुल संपत्ति लगभग 3 करोड़ युआन है। मेरी आंखें चमकी, मन में हल्का सा सुकून आया। अरे, इनके पास तो मुझसे कम पैसे हैं। लेकिन सिस्टम ने तुरंत ठंडा पानी डाल दिया। होस्ट, नकद में भले ही गू परिवार आपसे कम है, पर उनके पास कई उद्योग धंधे हैं। कुछ और साल चले तो वे कभी भी आपसे आगे निकल सकते हैं। मैं समझ गया, उनका पैसा जिंदा पैसा है, पैसे से पैसा बनाता है। मेरा वो सुकून का सपना एक झटके में टूट गया। पर घबराने की जरूरत नहीं थी। मैं वो इंसान हूँ जिसने ओरिजिनल नॉवेल पढ़ी है। मुझे पता है कि आने वाले वक्त में कौन सा कारोबार सबसे ज्यादा चमकेगा। बस पहले हाथ मारना होगा और फिर गू परिवार जिंदगी भर मेरे करीब भी नहीं फटक पाएगा। यह सोचते ही खून खौल उठा। मैंने फैसला किया, अब बैठना नहीं है, हिलना है। इसके बाद मैंने वीकेंड का प्लान बनाने बैठा। मुझे बाई निंगबिंग को लेकर निंग काउंटी जाना था, चुपचाप पैटर्निटी टेस्ट करवाना था, और साथ ही उस शेन परिवार के उन 2 नालायक माँ बाप को एक बार ठीक से सबक सिखाना था, अपने बच्चे का बदला लेना था। लेकिन समस्या यह थी कि मैं एक नाजुक सा खूबसूरत लड़का था। हाथ में मुर्गे जितनी भी ताकत नहीं थी। अगर झगड़ा हो गया तो जीत पाना मुश्किल था। इसलिए बॉडीगार्ड चाहिए थे, जितने ज्यादा उतना अच्छा, सुरक्षा के लिए भी और रॉब के लिए भी। मैंने मैनेजर से पूछा कि बॉडीगार्ड कहाँ से मिलेंगे, तो वो थोड़ा अटक गया और बोला कि इस जमाने में अभी यह पेशा इतना चलन में नहीं है। मैं सोच में पड़ ही गया था कि मैनेजर ने सुझाया, बॉडीगार्ड तो नहीं, लेकिन हम कुछ रिटायर्ड सैनिक तलाश कर सकते हैं। मैंने एक हाथ जांग पर मारा। एकदम सही आइडिया है, अनुभवी लोग भी मिलेंगे और उन्हें रोजगार भी, दोनों काम एक साथ। लेकिन ढूंढे कहां? मैंने यह सवाल किया ही था कि मैनेजर ने सोचकर कहा, मेरे चचेरे भाई के मामा के बेटे ने कुछ महीने पहले ही सेना से छुट्टी ली है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं था कि वो किसका कौन है, बस काम का होना चाहिए। अगर रिटायर्ड सैनिक है और ऐसे लोगों को जानता है तो बस यही काफी है। मैंने तुरंत हुक्म दिया, उसे अभी अपार्टमेंट में बुलाओ, इंटरव्यू होगा। मैनेजर खुश होकर चला गया और थोड़ी देर में एक आदमी को साथ लेकर
लेकर वापस आया। दरवाजे पर एक सीधे कद का आदमी खड़ा था, देखने में सख्त, लेकिन आंखें थोड़ी इधर उधर हो रही थी। बोलने में भी संकोची लग रहा था। मैनेजर ने परिचय दिया, भाई साहब यही हैं पांगुआंग। मैंने उन्हें अंदर बुलाया और सीधे मुद्दे पर आ गया। एक एक शर्त साफ साफ बता दी। हैरानी हुई। ये पांगुआंग बात करने में भले ही घबराए, लेकिन मेरी हर शर्त पर सिर हिलाते रहे। मुझे भरोसा हो गया, ये आदमी काम का है। मैंने फैसला सुनाया, ठीक है तुम्हें रख लिया, पहले तनख्वाह सुनो, महीने के 200 युआन, त्योहारों पर और भी भत्ते मिलेंगे। यह सुनते ही पांगुआंग जम गए, आंखें फैल गईं, मुंह थोड़ा खुला रह गया, जैसे दुनिया की आवाजें बंद हो गई हूं। मैं जानता था क्यों। इस जमाने में एक टीचर की तनख्वाह 50 युआन महीना होती है। 200 युआन उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था, पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन मैं भोला भाला नहीं था। डर और इनाम दोनों साथ चलते हैं, तभी काम होता है। मेरी आवाज ठंडी हो गई, लेकिन मेरा एक ही नियम है, गद्दारी नहीं चलेगी, घर की कोई बात बाहर नहीं जाएगी। एक सुई भी गुम हुई तो तुरंत बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। पांगुआंग को वो सुनहरा मौका गंवाना नहीं था। होश में आए और कस्में खाने लगे, मानो 24 घंटे मेरी परछाई बनकर रहना चाहते थे। उनका यह जोश देखकर मुझे लगा सिर्फ एक बॉडीगार्ड शायद काफी नहीं होगा। मैंने पूछ लिया, तुम्हारी जान पहचान में और ऐसे रिटायर्ड सैनिक हैं, हो तो मैनेजर को बताना। पांगुआंग की आंखें जगमगा उठी। जी साहब, मेरे 15-16 भाई हैं जो हाल ही में छुट्टी लेकर आए हैं। मुझे याद आई शहर के बाहर वाली बड़ी कोठी। इतने लोग वहाँ के लिए एकदम सही रहेंगे। फिर मैंने पूछा, गाड़ी चलाना आता है किसी को? हाँ साहब, कई भाई हैं जो फौज में ड्राइवर थे। बढ़िया, लेकिन पहले सुन लो। मैंने पांगुआंग को सीधी नजर से देखा। मुझे सिर्फ साफ किरदार के लोग चाहिए। तुम जिम्मेदार होगे, कोई गड़बड़ हुई तो सबसे पहले तुम्हारा नाम आएगा। पांगुआंग ने बार बार सिर हिलाया। आखिर में मैनेजर ने छांट छांट कर 14 लोग तय किए, पांगुआंग समेत कुल 15, जिनमें से 3 को गाड़ी चलानी आती थी। मैंने सोचा मैनेजर की खातिर पांगुआंग को ही टीम लीडर बना दूं, लेकिन वो यह सुनते ही हाथ जोड़ने लगे। भाई साहब, मुझसे लोगों से मेल जोल नहीं होता, मैं लीडर का काम नहीं कर पाऊंगा। तब समझा, यह बंदा असल में लोगों से घुलने मिलने में हिचकिचाता है, यानी थोड़ा अंतर्मुखी है। ठीक है, जबरदस्ती नहीं। मैंने बाकी सबको देखा, कोई खुद आगे आना चाहे तो बोले। एक कड़क बालों वाला आदमी तुरंत हाथ उठाकर बोला, साहब मेरा नाम शेन जिनबिन है, फौज में बैंड लीडर था, अनुभव है। बढ़िया। मैंने तुरंत फैसला कर दिया, तुम लीडर हो, तनख्वाह 280 होगी, सिर्फ मैनेजर से कम। सुरक्षा टीम तैयार थी। अब असली काम की बारी थी। मैंने शेन जिनबिन को वीकेंड का प्लान बताया। निंग काउंटी जाना है, बाई निंग बिंग और उन 2 जानवरों का पैटर्निटी टेस्ट करवाना है। मैंने ठंडे स्वर में आदेश दिया, मुझे एक सुरक्षा योजना चाहिए। शर्त बस एक, मेरे और बाई निंग बिंग के सिर का एक बाल भी नहीं टूटना चाहिए, और हो सके तो उन दोनों जानवरों को थोड़ा परेशान भी करवा देना। वीकेंड आने पर मैं बाई निंग बिंग को साथ लेकर बॉडीगार्ड्स की पूरी फौज के साथ निंग काउंटी की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में मैंने कुछ बॉडीगार्ड्स को भेजा कि शेन परिवार के उन 2 बुड्ढों की हरकतें जांच कराई। थोड़ी देर में जो खबर वापस आई उसे सुनकर हंसी भी आई और गुस्सा भी। जब से मैं बाई निंग बिंग को लेकर गया था, वो दोनों बूढ़े पछताने लगे थे। उन्होंने किसी तरह पता लगा लिया था कि हम बीजिंग में रह रहे हैं। अब वो पैसे जोड़ रहे थे ताकि बीजिंग आकर बाई निंग बिंग की कस्टडी वापस मांग सके, और उनके पास इसकी दलील यह थी कि मेरे पास कोई सबूत नहीं कि बाई निंग बिंग उनका सगा बच्चा नहीं है। और इससे भी ज्यादा घिनौनी बात यह थी कि वो चाहते थे कि बाई निंग बिंग स्कूल छोड़े और किसी फैक्ट्री में जाकर उनके लिए पैसे कमाए। हास्यास्पद। मैं अभी उनसे हिसाब लेने नहीं गया था और ये लोग खुद चले आने की सोच रहे थे। यह भी पता चला कि जब से बाई निंग बिंग उनका मुफ्त का मजदूर गया था, उन दोनों बूढ़ों को खाना भी खुद बनाना पड़ रहा था। बीजिंग का टिकट जुटाने के लिए शेन पिता बंदरगाह पर माल ढोने लगे थे और शेन माँ किसी रेस्टोरेंट में बर्तन मांजने। तभी बाई निंग बिंग ने अचानक कहा, मुझे एक गली का पता है जहाँ से वो रोज आते जाते हैं। बस फैसला हो गया। मैंने तुरंत तय किया, उसी गली में उनका इंतजार करेंगे। देखा कि छुट्टी का वक्त करीब आ रहा था तो मैं बाई निंग बिंग और बॉडीगार्ड्स को लेकर उस गली की तरफ चल पड़ा। मैंने शेन जिनबिन को इशारे से बुलाया और उसके कान में धीरे से कुछ हिदायतें दी। वो जैसे जैसे सुनता गया उसकी आंखें चमकती गईं। अंत में जोर से सिर हिलाया, भाई साहब बेफिक्र रहिए, काम हो जाएगा। मैं संतुष्ट होकर बाई निंगबिंग को एक तरफ लेकर छुप गया। थोड़ी देर में 2 परछाई गली में डोलते हुए दाखिल हुई। बिल्कुल सही, शेन पिता और शेन माँ। मैंने बॉडीगार्ड्स को एक इशारा किया। अगले ही पल दोनों के सिर पर काले थैले खिंच गए। शेन माँ चिल्लाई, कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो? शेन पिता अब भी रौब दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जानते हो मैं कौन हूँ? मुझ पर हाथ उठाया तो रातों रात निंग काउंटी में तुम्हारी नाक कटवा दूंगा। अफसोस, उनका वास्ता मुझसे पड़ा था। जब धमकी काम नहीं आई तो शेन पिता धड़ाम से घुटनों पर आ गए। भाई साहब जान बख्श दो, हमारे पास पैसे नहीं है। शेन जिनबिन ने ठंडे स्वर में कहा, हमें पैसे नहीं चाहिए। यह सुनते ही शेन पिता और भी कांपने लगे। अगर पैसे नहीं चाहिए तो क्या जान लेंगे? मैंने बाई निंगबिंग की आंखें देखी। कुछ बदल गया था उनमें। जो इंसान उसके बचपन का बोझ बनकर उसकी सांसें रोकता रहा था, आज वो बस एक कमजोर डरा हुआ इंसान था जो एक धक्के में गिर जाए। मैंने बॉडीगार्ड्स को आंखों से इशारा किया और फिर मुक्के लातें सब एक साथ बरसने लगे। लेकिन जब मैंने उन दोनों जानवरों को देखा जिन्होंने बाई निंगबिंग पर वो सब किया था तो मुझे लगा यह भी कम है। मैंने खुद अपना पैर उठाया और दोनों के सीने पर जोरदार ठोकर
पत्थर मारी। सबक मिल जाने के बाद वो दोनों जमीन पर पड़े हाँफ रहे थे। शेन जिनबिन आगे आया और उनके सिर से एक एक मुट्ठी बाल खींचकर निकाल लिए। बस इतना काफी था। हम वहां से चले गए, शुरू से आखिर तक। वो दोनों को नहीं पता था कि यह किसने किया। जब वो दोनों घावों के साथ घिसटते हुए घर पहुंचे तो पड़ोसी का दरवाजा खुला। एक चटोरी जबान वाला चेहरा बाहर झांका। अरे अरे, ये हाल किसने किया तुम दोनों का? बस इतने में शेन पिता और शेन माँ की सारी इज्जत धूल में मिल गई। वो डरे सहमे जल्दी से अंदर घुस गए, लेकिन अंदर जाकर सारा गुस्सा एक दूसरे पर निकाला। शेन माँ शेन पिता को कोसने लगी। सब तुम्हारी वजह से हुआ, बाहर जाकर किसी को नाराज कराए होगे। और शेन पिता वो अपने सिर का वो गंजा पैच छूकर देख रहे थे। आंखों में अपमान और हैरानी भरी थी। वो कभी नहीं जान पाएंगे कि यह सब उसी बाई निंगबिंग की वजह से हुआ जिसे उन्होंने जिंदगी भर रौंदा था। और मैं उन दो मुट्ठी बालों को लेकर तेजी से बीजिंग वापस आ गया। पहुंचते ही सीधे हॉस्पिटल। वो बाल और बाई निंगबिंग का सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट करवाया। एक्स्ट्रा पैसे देकर एक्सप्रेस करवाया। 2 घंटे में नतीजा। इंतजार के दौरान बाई निंगबिंग साफ दिख रहे थे कि कितने नर्वस हैं, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल शांत था। स्क्रिप्ट पहले से पढ़ी हुई थी। जैसे ही वक्त हुआ, मैंने बाई निंगबिंग को लेकर हॉस्पिटल में कदम रखा। दोनों रिपोर्ट हाथ में आई। मैंने देखा उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने रिपोर्ट सीधे उसके हाथ में थमा दी। लो खुद पढ़ो। कांपते हाथों से उसने पहली रिपोर्ट खोली। सबसे नीचे छपे शब्द उसकी आंखों में उतर गए। कोई जैविक संबंध नहीं। दिल की धड़कन एकदम बढ़ गई। फिर उसने दूसरी रिपोर्ट खोली। वहां भी वही, कोई जैविक संबंध नहीं। हो गया। वो शेन पिता और शेन माँ का बच्चा नहीं था। वो मुस्कुराया। इतनी गहरी, इतनी शांत, इतनी राहत भरी मुस्कान, जैसे सालों की कैद से आजाद हुआ हो। जो पत्थर इतने सालों से उसके सीने पर दबा था, वो आज चूर चूर हो गया। अब उसके खून में वो गंदगी नहीं थी, लेकिन उसकी यह हालत देखकर मुझे थोड़ी चिंता हुई। इतना बड़ा झटका, कहीं वो इसे झेल न पाए। मैंने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? वो जैसे सुन ही नहीं रहा था। मेरा दिल कसा। मैंने आगे बढ़कर उसे बाहों में ले लिया। निंगबिंग, डरो नहीं। वो तुम्हारे असली माँ बाप नहीं थे, पर मैं हूं ना। पापा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तब जाकर वो होश में आया। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। आवाज थरथरा रही थी। सच में तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? मैंने मजबूती से कहा। बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। मैं उसे गले लगाए रहा, अपने इस खोए हुए खजाने को। लेकिन जो मैं नहीं देख पाया वो था उसकी आंखों में छुपी वो एक चिंगारी। मेरे कंधे में चेहरा छुपाए हुए उसकी नजर में एक पल के लिए कुछ जुनूनी, कुछ अजीब सा गुजर गया। घर लौटकर मैंने आंटी को आदेश दिया, आज खाने में कुछ खास बनाओ। बाई निंगबिंग की नई जिंदगी का जश्न है। जब गिलास उठा तो मैंने उसकी आंखों में देखा और एक एक शब्द बोला, लो यह जाम उठाओ अपनी जिंदगी के नाम। तभी मैंने मन ही मन सिस्टम को आवाज लगाई। अटैकमेंट प्रोग्रेस कितनी है अब? सिस्टम की आवाज खुशी से भरी थी। टिंग, बधाई हो होस्ट, अटैकमेंट प्रोग्रेस अब 70% पहुंच गई है। एक अकेले पैटर्निटी टेस्ट से सीधे 10% की उछाल। और इतना ही नहीं, सिस्टम ने एक और बड़ा तोहफा दिया। बधाई हो होस्ट, 1 करोड़ युआन का अटैकमेंट बोनस प्राप्त हुआ। अब मेरे खाते में पूरे 7 करोड़ युआन तो थे। मन में हलचल हुई और मैंने फौरन पूछ लिया, सिस्टम एक बात बताओ। लेकिन खुशी 3 सेकंड भी नहीं टिकी कि एक बड़ा सवाल दिमाग में आकर खड़ा हो गया। रुको, गू परिवार भविष्य में सबसे बड़े अमीर कैसे बने? और तब सिस्टम ने एक बहुत बड़ा राज खोला। गू परिवार की असली कामयाबी का रहस्य था कुछ दिवालिया फैक्ट्रियां, जिन्हें उस वक्त कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता था। और इन फैक्ट्रियों का सीधा ताल्लुक था बीजिंग के मेयर चुनाव से। पुराने मेयर रिटायर हो रहे थे। 2 उम्मीदवार मैदान में थे। जो भी इन टूटी फूटी फैक्ट्रियों को बेच सकता था वही अगला मेयर बनता। लेकिन कोई भी अमीर आदमी इस डूबते जहाज पर नहीं चढ़ना चाहता था। नतीजा यह हुआ कि एक उम्मीदवार वांग हाओ ने गू परिवार से हाथ मिलाया। उसने भविष्य में राजनीतिक फायदे का वादा करके गू परिवार को वो ज्यादातर फैक्ट्रियां अपने नाम करवा दी। वांग हाओ मेयर बना और गू परिवार ने उन फैक्ट्रियों और सियासी रसूख के दम पर, राजनीतिक छत्र छाया के दम पर एकदम ऊपर तक पहुंच गया और आखिरकार सबसे बड़े अमीर बन गए। मुझे सब समझ आ गया। गू परिवार को कभी ना उठने देना है तो यही वो फैक्ट्रियां हैं जिन्हें मुझे पहले हड़पना होगा। मैंने फौरन सिस्टम को हुक्म दिया, दोनों उम्मीदवारों की जानकारी और पता दो, हम अभी उनसे मिलने जाते हैं। गू परिवार से पहले यह काम निपटाना होगा। लेकिन जैसे ही सिस्टम ने डेटा भेजा, उसी वक्त एक उम्मीदवार झाओ लिदोंग की कोठी में कांच टूटने की आवाज आई। बेकार लोग, सब बेकार हैं। झाओ लिदोंग को अभी अभी पता चला था कि उसके प्रतिद्वंद्वी वांग हाओ ने गू परिवार से बात शुरू कर दी है और गू परिवार 6 लाख युआन देकर वो फैक्ट्रियां खरीदने को तैयार है। यह सौदा पक्का हुआ तो मेयर की कुर्सी उसके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाती। और इससे भी बड़ी मुसीबत, वांग हाओ की फितरत थी कि वो दुश्मनी कभी नहीं भूलता। मेयर बनने के बाद झाओ लिदोंग का बीजिंग में टिकना मुश्किल हो जाता। यही सोचते सोचते वो और भी बेचैन होते जा रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक सहायक अंदर आया। साहब, एक बाई नाम के सज्जन आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बाई? झाओ लिदोंग का माथा सिकुड़ा। बीजिंग में ऐसा कोई नाम मैंने नहीं सुना। झल्लाहट में बोले, नहीं मिलना। क्या यहाँ कोई भी चला आता है? लेकिन सहायक ने हिम्मत करके मेरी बात आगे पहुंचाई। साहब, उन्होंने कहा है वो आपकी मुश्किल का हल लेकर आए हैं। मुश्किल का हल? झाओ लिदोंग एक झटके में उठ खड़े हुए। अंदर बुलाओ। उधर मैं दरवाजे के बाहर सिस्टम से बात कर रहा था। सिस्टम ने हैरानी जताई। होस्ट, हमें तो वांग हाओ के पास जाना चाहिए था ना। मैंने होंठों पर हल्की मुस्कान लाई। जो गू परिवार के साथ मिला हुआ है वो अच्छा इंसान नहीं होगा। अभी वांग हाओ के पास जाना बस सोने पर सुहागा होगा। वो हमारा एहसान भी नहीं मानेगा। मैं एक पल रुका, आंखों में धार आई। लेकिन झाओ लिदोंग अलग है। सबने मान लिया है कि वो हार चुका है। अभी हम उसकी मदद करें तो यह बारिश में छाता देने जैसा होगा। वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। सिस्टम को बात समझ आ गई। सहायक ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर ले गया।
गया। एक अधेड़ आदमी सोफे पर बैठा था। मुझे देखते ही उठा और 2 कप चाय डाली। झाओ लिदोंग ने कड़वी हंसी के साथ कहा, शायद आगे चलकर इतनी अच्छी चाय पीने का मौका न मिले। मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं, सीधे मुद्दे पर आया। झाओ साहब, मैंने सुना है वांग हाओ गु परिवार से हाथ मिला रहे हैं। गु परिवार 60 लाख युआन में वो फैक्ट्रियां खरीदने वाला है। बाहर सब यही कह रहे हैं कि अगले मेयर वांग हाओ ही होंगे। झाओ लिदोंग ने गहरी सांस ली। भाई साहब, आप सही सुना है। मैंने सीधा सवाल दागा। तो आपके पास जितनी भी फैक्ट्रियां हैं सब खरीदनी हो तो कितने में होंगी? झाओ लिदोंग चौंक गए। सब? भाई साहब, वो तो पूरे 1 करोड़ युआन होंगे। उनकी आंखें बुझी हुई थी। इसीलिए गु परिवार सिर्फ 60 लाख दे रहा है, क्योंकि आधी से ज्यादा खरीद लें तो मैं वैसे भी हार जाता हूँ। मैंने सिर हिलाया, फिर एक जरूरी सवाल किया, उन्होंने अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? झाओ लिदोंग ने इनकार में सिर हिलाया। बस बातचीत हो रही है, अभी इतनी जल्दी नहीं। तो फिर ठीक है। मैंने बिना एक पल घुमाए एक बैंक कार्ड उनके सामने सरका दिया। यहाँ 1 करोड़ युआन है। अभी इसी वक्त अपनी सारी फैक्ट्रियां मुझे बेच दीजिए। झाओ लिदोंग की आंखों में जो निराशा थी वो एक झटके में जलती लौ में बदल गई। उन्हें लगा था सब कुछ खत्म हो गया और अब यह अनजान शख्स आसमान से उतरकर आ गया था। वो इतने उत्साहित हो गए कि फौरन सहायक को बुलाया और रात को ही ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाने लगे, जैसे डर हो कि कहीं मैं मुकर न जाऊं। काम पूरा हुआ तो झाओ लिदोंग ने एक अलग नजर से मुझे देखा। भाई साहब, आपसे पहले बीजिंग में क्यों नहीं मिला? मैंने हल्के से मुस्कुराया, थोड़ा रहस्यमय अंदाज में। मैं बीजिंग में ज्यादा वक्त से नहीं हूँ, पहले विदेश में रहता था। झाओ लिदोंग को तुरंत समझ आ गया, उस जमाने में विदेश में रहने वाले चीनी मतलब पैसे वाले हैं। यह सब जानते थे। उन्होंने जोर से सिर हिलाया और गंभीरता से वादा किया। अच्छा, तो ऐसी बात है भाई साहब, आगे बीजिंग में कोई भी काम हो बस एक बार कहिएगा। झाओ लिदोंग का यह वादा मिल गया। मुझे पता था यह आदमी बात का पक्का है। मैंने उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तो पहले से ही शुक्रिया कह देता हूँ मेयर साहब। दोनों ने थोड़ी औपचारिकताएं निभाई। मैंने अपना पता और नंबर छोड़ा और वहां से निकल पड़ा। लेकिन यहाँ एक बड़ी मुश्किल सुलझी ही थी कि बाई निंगबिंग की तरफ से एक नई खबर आ गई। वीकेंड में परीक्षा देकर घर लौटा तो उसने स्कूल की एक झंझट सुनाई। बोला, स्कूल में घुसते ही गु हाओची मिल गया। सोचा था नजरअंदाज करूंगा, लेकिन वो खुद ही सामने आ गया। गु हाओची ने रास्ता रोककर तंज कसा। भाई साहब, क्या आंखें कमजोर हैं? सामने खड़ा इंसान दिखता नहीं। बाई निंगबिंग ने शांति से पूछा, क्या काम है? क्या फिर से बैग की तलाशी लेनी है? बस एक वाक्य और गु हाओची भड़क गया। ये मत सोचो कि हमेशा ऐसे ही इतराते रहोगे। मंथली टेस्ट आने वाला है। मैं कई साल से पूरी कक्षा में पहला आता हूँ। सुना है तुम भी अपने छोटे से कस्बे में पहले आते थे, लेकिन यहाँ जैसे तुम हो वैसे दर्जनों हैं। इस बार तुम्हें पता चलेगा कि ऊंचाई से गिरने का एहसास क्या होता है। बाई निंगबिंग ने बिना रुके जवाब दिया, हाँ, ऊंचे परिंदे तो बहुत होते हैं, लेकिन मुझे तो ची ची करने वाली गौरैया ज्यादा दिखती हैं। मेरे नंबरों की चिंता तुम मत करो, पहले अपने बारे में सोचो। सुना है पिछले कई होमवर्क में मेरे से पीछे रहे हो। वो मुंह लेकर यहाँ क्या ची ची कर रहे हो? और बाई निंगबिंग वहां से चल दिया। गु हाओची वहीं खड़ा मुट्ठियां भींचता रहा। पीछे से चिल्लाया, बाई निंगबिंग रुको, देखता हूँ। थोड़ी देर बाद जब बाई निंगबिंग परीक्षा हॉल में अपनी सीट पर पहुंचा तो देखा कि गु हाओची उसके ठीक आगे वाली सीट पर बैठा है, जैसे दुश्मन और रास्ते में ही मिल जाए। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देख सकते थे और सीटें एकदम सामने पीछे। परीक्षा खत्म होने पर गु हाओची ने फिर रोका और ललकारा, इस बार पहला नंबर मेरा होगा, देख लेना। बाई निंगबिंग ने बस सोचा, इस लड़के के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। घर आकर बोला, पापा सोमवार को स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है। इस मंथली टेस्ट के नंबर वहां बताए जाएंगे और यह भी बताया जाएगा कि कौन किस हाई स्कूल में जा सकता है। उन्होंने कहा है कि पेरेंट जरूर आएं। यह सुनते ही मैंने फौरन कहा, मैं जाऊंगा। अपने साल के पहले नंबर बच्चे के लिए खुद जाना चाहिए। नंबर अभी आए नहीं थे, लेकिन मुझे पूरा यकीन था। बाई निंगबिंग की अक्ल का मैंने खुद अंदाजा लगाया था। ओरिजिनल स्टोरी में जब वो एक पिछड़े छोटे कस्बे में था तभी गु हाओची से टक्कर लेता था। अब जब दोनों के पास एक जैसे संसाधन है तो बाई निंगबिंग उसे आसानी से पीछे छोड़ देगा। मैंने खुद को तैयार किया और ड्राइवर को गाड़ी निकालने का आदेश दिया। आज बाई निंगबिंग को साथ लेकर स्कूल गया, सबकी आंखें चौंधिया देने के इरादे से। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। सब अनुमान लगा रहे थे कि इतनी शानदार गाड़ी किसकी है। किसी ने कहा शायद गु हाओची का परिवार आया होगा, वो हमेशा दिखावा करता है। लेकिन जब गाड़ी से बाई निंगबिंग उतरा, एक अनजाना चेहरा, तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। यह कौन है? नया ट्रांसफर स्टूडेंट, एक छोटी सी लड़की धीरे से बोली। मुझे लग रहा है गु हाओची का स्कूल में जो रुतबा है वो खतरे में पड़ने वाला है। आसपास के सब लोग सहमत हो गए, और हो भी क्यों ना। बाई निंगबिंग जैसे ही खड़ा हुआ तो मॉडल जैसी काया और एक ठंडी शांत आभा साफ दिख रही थी। गु हाओची की तरह हमेशा ऊपर से देखने वाला घमंडी भाव नहीं था उसमें। तभी गु हाओची और उसकी माँ भी आ पहुंचे। बच्चों की नजरें दोनों के बीच तुलना करने लगी। सबने महसूस किया बाई निंगबिंग का चेहरा गु हाओची से कहीं ज्यादा आकर्षक है। गु हाओची, जो इस कहानी की फीमेल लीड थी, देखने में बुरा नहीं था, लेकिन असल में उसके जैविक माँ बाप दोनों ही साधारण शक्ल के थे। वो बस जीन लॉटरी जीता था। बाई निंगबिंग के उस प्राकृतिक जन्मजात सौंदर्य के सामने गु हाओची एकदम फीका पड़ गया। गु हाओची ने साफ सुना यह सब। चेहरे का रंग बदल गया। उसकी माँ यानी गु माँ आज खास तौर से पेरेंट मीटिंग के लिए आई थी, इस उम्मीद में कि बेटी पहले नंबर पर आएगी और सब उनकी तारीफ करेंगे। उसने मन को समझाया, बाहरी बातें छोड़ो, मेरी बेटी तो पढ़ाई, खानदान, हर चीज में सबसे ऊपर है। यह देहात से आया बाई निंगबिंग किस खेत की मूली है। यही सोचते हुए वो क्लासरूम में दाखिल हुई। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की सीटों पर बैठ गए। थोड़ी देर में टीचर रिपोर्ट कार्ड्स का पुलिंदा लेकर अंदर आए। चेहरे पर मुस्कान थी। माता पिताजी,
इस पेरेंट मीटिंग में आप सबका स्वागत है। एक खुशखबरी है, इस बार पूरी कक्षा में पहला नंबर फिर से हमारी ही क्लास में आया है। यह सुनते ही गुमा ने कमर सीधी की, कपड़े ठीक किए और तैयार हो गई, सबकी तालियां और तारीफें सुनने के लिए। लेकिन टीचर ने अगला जो वाक्य बोला, उनके चेहरे की हंसी वहीं जम गई। हम बाई निंगबिंग को बधाई देते हैं, इस मंथली टेस्ट में पूरी कक्षा में पहला नंबर बाई निंगबिंग का है। मैं खुशी से उछलते उछलते बचा। मुझे पता था। टीचर की आवाज जारी रही, और दूसरा नंबर भी हमारी ही क्लास में है। गु हाउची को बधाई। टीचर बेहद खुश थे। पहला और दूसरा दोनों नंबर उनकी क्लास में, बोनस पक्का। लेकिन यह खुशी कुछ लोगों के लिए थी ही नहीं। गु हाउची को जब पता चला कि वो सिर्फ दूसरे नंबर पर है और पहला नंबर बाई निंगबिंग को मिला, तो वो अंदर से हिल गया। उसका भाव एकदम टूट गया। वो किस हक से बार बार मेरे रास्ते में आता है। मैंने उसकी वो तड़पती हुई शक्ल देखी और मन में बेहद सुकून आया। और उसकी घमंडी माँ, वो वहां बैठी बेचैनी से चेहरे का रंग बदलती रही, तारीफ सुनने आई थी और सारी वाहवाही बाई निंगबिंग ले गया। दूसरा नंबर भी बुरा नहीं, लेकिन गु परिवार को सिर्फ पहला नंबर चाहिए था, हमेशा से। गु हाउची पहले से सोचने लगा कि घर जाकर माँ को कैसे मनाएगा, क्योंकि जरा सी भी गलती और सब कुछ खो सकता है। तभी टीचर ने ऐलान किया, यह मंथली टेस्ट पूरी तरह मिडिल स्कूल एग्जाम के स्टैंडर्ड पर था, इसलिए यह नंबर आगे की परीक्षा का असली अनुमान है। इसके बाद टीचर ने मुझे और गु हाउची की माँ को अलग से रोका और हम दोनों को एक ब्रोशर दिया। मैंने ध्यान से देखा और दिल एक पल के लिए रुक गया। दोनों बच्चों के प्रदर्शन को देखते हुए मुझे लगता है किन्स नंबर 1 हाई स्कूल में दाखिला दोनों के लिए बिल्कुल संभव है। गुमा, जो अभी तक चेहरा लटकाए बैठी थी, यह सुनकर एकदम चमक उठी। किन्स नंबर 1 हाई स्कूल पूरे देश का सबसे बेहतरीन स्कूल। उनके खानदान में आज तक किसी बच्चे ने वहां दाखिला नहीं लिया था। अगर बेटी वहां पहुंच जाए तो यह पहली होगी। और मैं तो खुशी से भर गया। टीचर के पास दौड़ा और जोर से पूछा, सच में? टीचर ने आश्वस्त करते हुए सिर हिलाया। पिछले अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, दोनों बच्चे जरूर पहुंचेंगे। घर वापस आकर मैंने यह खुशखबरी बाई निंगबिंग को सुनाई। वो आत्मविश्वास से बोला, हाँ पापा, हो जाएगा। हमारे घर में खुशी का माहौल था और उधर गु हाउची के घर में बर्फ जैसी खामोशी। घर पहुंचते ही गु पिता को पता चल गया कि बेटा पहले नंबर पर नहीं आया। क्या हुआ? इतने पैसे लगाए ट्यूटर पर और तुम यह नतीजा लाए। गु पिता की आवाज पूरे ड्राइंग रूम में गूंज गई। उनके लिए गु हाउची हमेशा एक तरह का शोपीस था, कारोबारी दुनिया में रुतबा दिखाने का जरिया। शोपीस की कीमत गिरी तो वो गुस्से में फट पड़े। गु हाउची ने माफी मांगी, पापा यह बस एक बार हुआ, अगली बार मैं पहला नंबर लेकर आऊंगा। गु पिता का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। अगली बार मिडिल स्कूल एग्जाम है, मुझे निराश मत करना। गु हाउची ने बार बार वादा किया कि बाई निंगबिंग को पीछे छोड़ेगा। तब जाकर गु पिता संतुष्ट होकर वहां से हटे। लेकिन जाते जाते उन्होंने जो कहा, उसने मेरे कानों में कुछ अजीब सी घंटी बजाई। वो वांग हाओ के साथ मिलकर उन फैक्ट्रियों का ट्रांसफर करवाने जाने वाले थे और बड़बड़ा रहे थे कि यह 60 लाख तो ऐसे गए जैसे कुत्ते को रोटी फेंक दो। यानी वांग हाओ को मेयर बनवाने के लिए गु पिता पूरे 60 लाख नकद निकालने को तैयार थे। यह रकम उनकी कुल नकदी का आधा से ज्यादा थी। यह सचमुच बहुत बड़ा दांव था, लेकिन वो जानते थे पैसे हैं, रसूख नहीं। अगर 60 लाख में एक भावी मेयर का एहसान मिल जाए तो यह घाटे का सौदा नहीं। यही सोचकर गु पिता एक बक्सा उठाए तेज कदमों से सरकारी दफ्तर की तरफ निकल पड़े। वांग हाओ के ऑफिस में घुसे, बक्सा ठोका और बोले, डिप्टी मेयर साहब, सोच लिया, पैसे ले आया हूँ, आज ही उन फैक्ट्रियों का सौदा कर देते हैं। वांग हाओ ठहाका लगाकर हंसे, मानो मेयर की कुर्सी मिल ही गई हो। चलो अभी चलते हैं कागजात के लिए। दोनों जल्दी जल्दी संबंधित क्लर्क के पास पहुंचे और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने को कहा, लेकिन क्लर्क का चेहरा एकदम अजीब हो गया। वांग हाओ ने ध्यान नहीं दिया, उल्टा रौब दिखाने लगे। खड़े क्यों हो? मेरा वक्त बर्बाद किया तो तुम भरोगे। जब मैं मेयर बनूंगा पहले तुम्हें ही निकालूंगा। क्लर्क के मन में हंसी फूट पड़ी, लेकिन चेहरे पर लाया नहीं। अगले ही पल उसने एक आंख घुमाई और बिना किसी लिहाज के जवाब दिया, डिप्टी मेयर साहब, आपको खबर नहीं क्या? झाओ लिदोंग साहब ने कुछ दिन पहले ही सारी फैक्ट्रियां एक साथ खरीद ली, पैसे भी खाते में आ गए। आप अब आए, थोड़ा देर नहीं हो गई। वांग हाओ का चेहरा एक पल में काला पड़ गया। मजाक कर रहे हो? सारी फैक्ट्रियां खरीदने के लिए पूरे 1 करोड़ युआन चाहिए। बीजिंग में कौन है जो 1 करोड़ पानी में फेंकेगा? उसे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा यह झाओ लिदोंग की चाल है, एक बड़ा झूठ, एक धोखा। उसने खुद को समझाया, नहीं, यह नकली है, सब झूठ है। झाओ लिदोंग मुझे बेवकूफ बना रहा है। गु पिता को वहीं छोड़कर वांग हाओ तेज कदमों से निकल पड़ा, मुंह से बड़बड़ाता हुआ कि मेयर के पास जाएगा और झाओ लिदोंग का झूठ उघाड़ेगा। गुस्से में मेयर के दफ्तर में धड़ाम से घुसा। मेयर साहब, मैंने सुना है झाओ लिदोंग ने किसी अनजान आदमी से मिलकर सारी फैक्ट्रियां साइन कर दी हैं। बूढ़े मेयर ने कलम रखी और सिर हिलाया। हाँ, कुछ दिन पहले वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए थे। वांग हाओ तुरंत बोला, मेयर साहब, मुझे लगता है यह धोखाधड़ी है। बीजिंग में जिनके पास इतनी रकम है, मैं उन सबसे मिल चुका हूँ, किसी की दिलचस्पी नहीं थी। वो जोश में आता जा रहा था। झाओ लिदोंग के पास इतने पैसे नहीं है, यह सब नकली है। देखिए मेयर साहब, आज मैं गु परिवार के मुखिया को साथ लाया हूँ, वो 60 लाख देने को तैयार है। बूढ़े मेयर के मन में भी हल्का शक जागा, चेहरे पर परेशानी आ गई। क्या सच में झाओ लिदोंग मेयर की कुर्सी के लिए कोई गंदा खेल खेल रहा है? मेयर ने ठंडी सांस ली और सीधे फोन उठाकर झाओ लिदोंग को बुलवाया। झाओ लिदोंग बिल्कुल इत्मीनान से अंदर आए, चेहरे पर मासूमियत। मैं क्या स्वीकार करूं? बेहतर होगा डिप्टी मेयर साहब खुद बताएं, मेरी गलती क्या है? वांग हाओ फुर्ती से आगे आया। अभी भी नाटक कर रहे हो? तुमने कहा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बीजिंग में जिन सब पैसे वालों से मैं मिला, उनमें से किसी ने नहीं खरीदा। तुम झूठे हो। झाओ लिदोंग ने हल्की सी हंसी ली और आराम से जवाब दिया, आपकी बात सही है, बीजिंग के उन परिवारों में से किसी ने नहीं खरीदा। वांग हाओ की आंखें चमकी, जैसे कोई सबूत मिल गया हो। मेयर साहब, सुना, खुद मान रहे हैं, इन्हें सजा दीजिए। सरकार में ऐसे लोगों की जगह
जगह नहीं। वो मन ही मन खुश हो रहा था। झाओ लिदोंग को कुचलने का मौका मिल गया, लेकिन अगले ही पल झाओ लिदोंग ने इत्मीनान से एक बात और जोड़ी। मैंने यह नहीं कहा था कि खरीदने वाले बीजिंग के उन्हीं परिवारों में से कोई होगा। बूढ़े मेयर तेज दिमाग के थे। उन्होंने तुरंत बात पकड़ी। पैसे वाले सिर्फ बीजिंग में नहीं होते, पूरा देश है। तभी झाओ लिदोंग ने एक फाइल मेज पर पटकी। मेयर साहब देखिए, यही हैं बाईचेन साहब, विदेश में रहने वाले चीनी। माँ बाप एक हादसे में गुजर गए, भारी भरकम जायदाद मिली, अब वापस देश आए हैं। मेयर ने फाइल उठाई। साफ साफ लिखा था, उनके माथे पर बल पड़े थे, अब खुल गए। ओह, विदेश से पैसा आया, इसीलिए कोई हैरानी नहीं। मेयर ने झाओ लिदोंग के कंधे पर हाथ रखा। आवाज बदल गई। लिदोंग, अगर यह सब सच है तो तुमने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन झाओ लिदोंग यहीं नहीं रुके। असली चाल अभी बाकी थी। उन्होंने मेरी फैक्ट्री खरीद की सारी रसीदें एक एक करके मेज पर रख दी, एक के बाद एक, पक्के सबूत। और फिर बोले, मेयर साहब, भरोसा ना हो तो अभी सरकारी खाता चेक करवा लीजिए। बाई साहब के पैसे कल दोपहर को ही आ गए थे। मेयर ने फौरन अकाउंटेंट को बुलवाया। अकाउंटेंट थोड़ा घबराया हुआ आया और कांपती आवाज में बोला, जी मेयर साहब, कल दोपहर फैक्ट्रियों के 1 करोड़ युआन पूरी तरह खाते में आ गए हैं। बात पक्की हो गई। बूढ़े मेयर का हर शक दूर हो गया। वो जानते थे, जो काम कोई नहीं कर पाया वो इस बाई चेन ने कर दिखाया। उन्होंने वांग हाओ की तरफ देखा और आंखों में निराशा भर आई। यह आदमी इल्जाम लगाने आया था और यहाँ असल में ऐसा शख्स था जिसने काम किया, जो इस उलझे हुए मामले को सुलझाए। वही अगले मेयर का हकदार है। ऐसे शख्स की जरूरत थी जो अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सके। और मैं एक ऐसा विदेशी चीनी जिसका नाम उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। 1 करोड़ लगाकर झाओ लिदोंग को वो कुर्सी तक पहुंचा दिया। यही तो मेयर देखना चाहते थे। उन्होंने तुरंत मीटिंग खत्म करने का ऐलान किया। झाओ लिदोंग खुश होकर सलाम करके बाहर निकले, लेकिन दफ्तर में वांग हाओ जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो वहीं खड़ा रहा। होश आया तो मेयर पर चिल्लाने लगा, झूठ है, सब झूठ है। झाओ लिदोंग की इतनी पहुंच कहां? मेयर ने ठंडी नजर से उसे देखा। छोटे वांग, फैसला हो चुका है, लेकिन इससे तुम्हारी जनसेवा तो नहीं रुकती। एक वाक्य और वांग हाओ का सपना हमेशा के लिए दफन हो गया। वो भटके हुए कदमों से बाहर निकला। बाहर गु जियानजुन उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वांग हाओ ने मुड़कर भी नहीं देखा। और गु जियानजुन यानी गु पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। खुद पैसे लेकर आए थे और बेकार बैठे रहे, किसी ने पूछा तक नहीं, बंदर बनाकर छोड़ दिया। गुस्से में घर पहुंचे तो दरवाजा खुलते ही गु हाओची सामने आ गया, उत्सुकता भरे चेहरे के साथ। पापा, वांग हाओ के साथ बात हो गई, सब ठीक रहा? गु पिता का चेहरा एकदम तवे जैसा काला हो गया। दफा हो यहाँ से, तूने ही जिद की थी वांग हाओ के साथ जाने की। आज गु परिवार की नाक पूरे बीजिंग में कट गई। सब जानते हैं कि हम खुद दौड़ कर गए और खाली हाथ लौटे। गु हाओची इतना यकीन क्यों रखता था? क्योंकि उसे खुद पर, अपनी अंतरात्मा पर हमेशा से भरोसा था। बचपन से हर बार उसकी छठी इंद्री सही निकली थी। उस दिन भी उसके अंदर कुछ जोर जोर से चिल्ला रहा था, वो फैक्ट्रियां उसकी हैं, उसे मिलनी चाहिए, जैसे यह उसकी नियति हो। लेकिन वो समझ नहीं पाया। वो कभी नहीं जान सकता था कि इस बाजी में एक ऐसा पत्ता आ गया था जिसका उसे अंदाजा तक नहीं था। वो पत्ता मैं था। और जब गु परिवार मेयर बदलने की वजह से अपने घर में उथल पुथल मचाए बैठा था, मैं आराम से अभी अभी मिले कागजात पलट रहा था। बीजिंग कपड़ा मिल नंबर 3, बीजिंग बच्चों के कपड़े की फैक्ट्री। हिसाब देखा, दोनों हर महीने घाटे में थी। मजदूरों की तनख्वाह भी मुश्किल से निकलती थी। एक फैक्ट्री औसतन हर महीने 1000 युआन का नुकसान। कोई हैरानी नहीं कि सरकार यह झंझट मेरे सिर डालने को बेताब थी। लेकिन वो सिर्फ आज का घाटा देख रहे थे। कुछ साल बाद पूरे देश में एक कपड़ों की लहर आने वाली थी। जब आम इंसान की जेब में पैसा आएगा, वो उन पुराने भद्दे कपड़ों से ऊब जाएगा। तब यही बेकार फैक्ट्रियां नोट छापने की मशीनें बन जाएंगी। और इससे भी दिलचस्प बात, ओरिजिनल कहानी में यही बात सबसे दिलचस्प थी। यही दोनों डूबती हुई कपड़े की फैक्ट्रियां गु परिवार के उठान की पहली कमाई थी। यहीं से उनकी असली दौलत की शुरुआत हुई थी। लेकिन अब दोनों का नाम बाई था, गु नहीं। और बस इतना ही नहीं, मैंने एक और फैक्ट्री हाथ लगा ली थी जिसे किसी ने देखा तक नहीं था, हुआली टेक्सटाइल मिल। मेरा प्लान बिल्कुल साफ था। इन तीनों फैक्ट्रियों को मिलाकर एक नई कंपनी बनानी थी। नाम चांद कपड़ा कंपनी। कच्चा माल विभाग, तैयार कपड़ा विभाग, बच्चों के कपड़े का विभाग, तीनों एक छत के नीचे। खुद का कच्चा माल, खुद की उत्पादन लाइन, बस एक ब्रांड खड़ा करना बाकी था। और जब बेल बॉटम, टी शर्ट, स्पोर्ट्सवियर बाजार में उतारे तो लोग छीना झपटी करेंगे। ये पूरी चाल एक साथ चली तो कमाई ओरिजिनल कहानी में गु परिवार से कम नहीं होगी। लेकिन मुझे लगा यही सबसे बड़ा पत्ता था। तभी अगला पन्ना पलटा और दिल एक धड़कन चूक गया। मैंने एक स्टील फैक्ट्री भी खरीद ली थी। दिमाग में एक पुरानी कहानी कौन थी। पिछले जन्म में देखी एक सीरियल में एक महिला कारोबारी ने स्टील बेचकर रातों रात दौलत कमाई थी, क्योंकि वो जानती थी आने वाले वक्त में स्टील की कीमतें आसमान छुएंगी। अब वो मौका मेरा था। आज किसी को स्टील में दिलचस्पी नहीं। घर बनाने के लिए लकड़ी का चलन था, लेकिन वो नहीं जानते थे निर्माण का एक नया दौर दरवाजे पर खड़ा था। ऊंची ऊंची इमारतें जमीन से उठेंगी और सबसे ज्यादा जरूरत होगी स्टील की। जब मांग आपूर्ति से आगे निकलेगी तो कीमतें पागलों की तरह भागेंगी। मेरा प्लान सीधा था, अभी से फैक्ट्री को पूरी रफ्तार से चलाओ, सारा स्टील गोदाम में भरते जाओ और जब पूरी दुनिया माल को तरसे तब धीरे धीरे निकालो। यह सोचते सोचते ही मुझे हंसी आने लगी। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। मैंने 3 छोटी घरेलू बिजली उपकरण फैक्ट्रियां भी खरीदी थी। पंखा फैक्ट्री, चावल पकाने वाली मशीन फैक्ट्री, कपड़े धोने की मशीन फैक्ट्री। आज के लोग हाथ से कपड़े धोना अपनी फितरत मानते थे, लेकिन मैं जानता था कुछ ही सालों में ये तीनों चीजें हर घर की जरूरत बन जाएंगी। सबसे अहम बात, इन फैक्ट्रियों की हालत न बहुत अच्छी थी न बहुत बुरी, बस चल रही थी। और आखिर में एक रोजमर्रा के रसायन की फैक्ट्री, टूथपेस्ट,
टूथपेस्ट और साबुन बनाती थी और इस पूरे बेड़े में यही एकमात्र फैक्ट्री थी जो मुनाफे में चल रही थी। नाम बड़ा नहीं था, लेकिन टूथपेस्ट और साबुन तो रोज की जरूरत है। एक बार ब्रांड बना लो और इस बाजार में सबसे ऊपर पहुंचना मुश्किल नहीं। जिसे सब कचरा समझ रहे थे वो कुछ ही सालों में सोना उगलेगा। और ओरिजिनल कहानी में यही सब घू परिवार के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गियां बनने वाला था। अब मैंने न सिर्फ उनका वो सोना छीन लिया था, बल्कि उनके अमीर बनने का पूरा रास्ता ही बंद कर दिया था। जब भी याद आता कि गूप परिवार ने मेरे बच्चे के साथ क्या किया, तो मन करता कि उन्हें अभी इसी वक्त बर्बाद देखूं। लेकिन इस खुशी के साथ एक झंझट भी आ गई। इतनी सारी फैक्ट्रियां मैं अकेला संभाल नहीं सकता। एक काबिल मैनेजर चाहिए था। सबसे पहले दिमाग में आया वो छोटू, जिसने मुझे गाड़ी बेची थी, लेकिन तुरंत मना कर दिया खुद ही। उसकी आंखें सिर्फ गाड़ियों के लिए थी, बाकी काम में उसकी दिलचस्पी नहीं होगी। मैं सोचता रहा ऐसा इंसान कहां मिलेगा। तभी एक नाम दिमाग में बिजली की तरह कड़का, बस वही। मैंने तुरंत ओरिजिनल कहानी की टाइमलाइन याद की। कमाल की बात, अभी उस इंसान को ढूंढ लिया तो मैं उसे एक बड़े संकट से बचा सकता हूं। मैंने फौरन मैनेजर को आदेश दिया, किसी भी कीमत पर इस इंसान को ढूंढ कर लाओ। और उसी वक्त बीजिंग के पहले नंबर के अस्पताल में एक युवा प्रोफेसर अस्पताल के एक वार्ड में खड़ा था। बिस्तर पर बेहोश पड़े बूढ़े वांग को देख रहा था। पास में वांग की माँ पति का बदन पोंछते पोंछते आंसू बहा रही थी। लाओ वांग, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ हो गया तो हम दोनों का क्या होगा। तभी बिस्तर पर पड़े आदमी की उंगली ने हल्की सी हरकत की। वांग बादान, देख तुम्हारे पापा की उंगली हिली। वांग बादान नाम का वो युवक झपट कर पास आया। वो कमजोर सी हलचल देखी और एक पल में चेहरे पर रंग लौट आया। सच में हिली, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। वो हवा की तरह वार्ड से बाहर निकल गया। डॉक्टर आए, जांच की और राहत भरी खबर दी। यह अच्छा संकेत है, मरीज का होश वापस आ रहा है, बस धैर्य रखिए। वांग बादान के कंधों से कई दिनों का बोझ एक साथ उतर गया। 2 दिन पहले से यह सिलसिला था। लाओ वांग किसी से झगड़ पड़े थे और गुस्से में इतना तनाव हुआ कि ब्रेन स्ट्रोक होकर गिर पड़े। तब से पूरा परिवार नर्क में था। तभी बिस्तर पर से कमजोर आवाज आई, पानी पानी। वांग की माँ हड़बड़ा कर उठी और पानी पिलाया। धीरे धीरे लाओ वांग की आंखें खुली। वार्ड को देखा, आंसू भरी आंखों से देखते पत्नी और बेटे को देखा। कड़वी हंसी हंसे, किसी से जरा झगड़ा हुआ और सीधे अस्पताल पहुंच गया। लगता है अब उम्र को मानना ही पड़ेगा। इस हल्केपन की आड़ में छुपे दर्द को देख वांग की माँ की आंखें फिर भर आईं। लाओ वांग ने हंसकर तसल्ली दी, देख मैं ठीक हूं ना। और यह कहते हुए बिस्तर से उठने की कोशिश की, खुद साबित करने के लिए। लेकिन जोर लगाते ही ध्यान गया। बायां हाथ जैसे उनका था ही नहीं, एक भी ताकत नहीं। डॉक्टर तुरंत आगे आए। हिलिए मत, हमें शक है यह ब्रेन स्ट्रोक है, अभी और जांच जरूरी है। ब्रेन स्ट्रोक, यह 2 शब्द सुनते ही लाओ वांग घबरा गए। इस जमाने में यह कोई मामूली बीमारी नहीं थी। वांग बादान ने पिता को सहारा देकर जांच के लिए ले गए और मुड़कर माँ से बोले, माँ आप घर जाकर आराम करो, यहाँ मैं हूँ। माँ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन घर पर एक और बच्चा था। मजबूरी में सिर हिलाया, ठीक है रात को आकर तुम्हें बदल दूंगी। लेकिन रात को माँ अकेली नहीं आई, साथ में थी बहन वांग शेंगजिन। वांग बादान का माथा सिकुड़ा, तुम यहाँ क्यों आई, कल स्कूल है। वांग शेंगजिन की आंखें लाल हो गई। भाई मैं 18 साल की हूँ, बच्ची नहीं हूँ, क्या पढ़ाई पापा से ज्यादा जरूरी है। वांग बादान ने सांस ली। बहन को लाड़ प्यार में पाला था, नाजुक थी, घर के काम नहीं आते थे, लेकिन इसे यहाँ देख वो चिंतित था। तभी वांग शेंगजिन ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया, मुझे पता है तुम लोगों को लगता है मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ। खाना पकाना और कपड़े धोना नहीं जानती, लेकिन मरीज की देखभाल करना तो जानती हूँ ना। वांग बादान का मन बदल गया। अगली सुबह जब वांग शेंगजिन अस्पताल पहुंची और माँ को घर भेजा, तो माँ की आंखों में गर्व था। हमारी जिनजिन बड़ी हो गई। रात भर पानी पिलाया, खाना खिलाया। खुद ही बोली कि पापा के पैर और हाथ की मालिश करनी चाहिए ताकि मांसपेशियां अकड़े नहीं। यह सब हमें कहाँ पता था। वांग बादान मन ही मन सोचते रहे। सच में इनगाम ने तो सतन स्टिच बहन को कम आंका था। तभी डॉक्टर एक रिपोर्ट लेकर अंदर आए। ब्रेन स्ट्रोक की पुष्टि हो गई। गुस्से में ब्लड प्रेशर बढ़ने से हुआ, आगे से बहुत ध्यान रखना होगा। और फिर डॉक्टर ने एक बड़ी खबर सुनाई, हम तुरंत रिकवरी ट्रीटमेंट शुरू करने की सलाह देते हैं। 7 दिन बाद एक अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ यहाँ आने वाले हैं, उनसे भी दिखा सकते हैं। लेकिन खर्चा, वांग बादान ने फौरन पूछा, डॉक्टर साहब कितना लगेगा। डॉक्टर ने चश्मा ठीक किया और एक संख्या बोली, जिसे सुनकर पूरे वार्ड में जैसे सन्नाटा छा गया। लगभग 10,000 युआन। 10,000, यह आंकड़ा वांग बादान के सिर पर वज्रपात की तरह गिरा। इतनी रकम उनके पास थी ही नहीं। डॉक्टर ने सांस ली। सोच लीजिए, यह मौका एक ही बार है, अभी चूके तो अगला कब मिलेगा कह नहीं सकते। माने का नेक कह चले। माँ ने पहले चुप्पी तोड़ी। आवाज में पत्थर जैसी दृढ़ता थी। इलाज होगा, घर का एक एक बर्तन बेचना पड़े करेंगे, लेकिन इलाज जरूर होगा। वांग बादान और बहन भी सहमत थे, लेकिन 10,000 कहां से आएंगे। माँ ने कांपते हाथों से थैले से 3,000 युआन निकाले। यह हमारे ढाबे की पिछले कुछ महीनों की पूरी कमाई है। कहानी यह थी, जब लाओ वांग और माँ की नौकरी गई थी, तब वांग बादान ने ही सुझाया था कि सारी जमा पूंजी लगाकर ऊपर से कर्ज उठाकर झुकवे स्ट्रीट पर एक छोटा ढाबा खोलें। धीरे धीरे काम चला। कुछ साल में कर्ज चुका दिया। 3,000 बचे थे, लेकिन पिता का इलाज रुक नहीं सकता था। वांग बादान ने आंखें बंद की, खोली तो आवाज भारी थी, पापा माँ ढाबा बेच देते हैं। सबसे कड़वी बात यह थी, लाओ वांग को उसी ढाबे की वजह से स्ट्रोक हुआ था। किसी ने उनका ढाबा खरीदना चाहा था।
उन्होंने मना किया। उस आदमी ने गुंडे भेजकर ढाबे में उपद्रव करवाया। लाओ वांग ने सामना किया, गुस्से में इतना आए कि वहीं गिर पड़े और अब उसी ढाबे को बेचना पड़ रहा था जो उनकी जान से प्यारा था। लाओ वांग का कलेजा कट गया। ढाबा बिक गया तो खाएंगे क्या? वांग बादान ने दर्द पीकर कहा, पापा जब तक हम सब साथ हैं बाकी सब बाद में होगा, फैसला हो गया। वो प्रिंट की दुकान गए, एक कागज पर ढाबा बेचने की सूचना छपवाई और दरवाजे पर चिपका दी। तभी एक मोटा आदमी कुछ लोगों के साथ अंदर आया। वांग बादान ने ठंडी नजर से देखा, तुम लोग यहाँ क्यों आए? यही वो लोग थे जिनकी वजह से लाओ वांग अस्पताल में पड़े थे। उस मोटे आदमी ने मुस्कुराते हुए हाथ में पकड़ा बक्सा खटाक से खोला। अंदर नए नए करारे नोट। वांग साहब, पैसे देने आया हूँ। वांग बादान के होंठों पर ठंडी हंसी आई। अगर तुम लोग ना आते तो क्या मुझे अपना ढाबा बेचना पड़ता? मोटे आदमी के शब्द चाकू की तरह चुभे। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारे पापा इंतजार कर सकते हैं? वांग बादान का चेहरा पीला पड़ गया। वो जानता था पापा इंतजार नहीं कर सकते और वो बेबस था। वांग बादान ने दांत पीसते हुए पूछा, कितने दोगे? मोटे ने काली मुस्कान के साथ एक उंगली उठाई। 10,000। वांग बादान का खून खौल उठा। मजाक कर रहे हो? 5 लाख में भी नहीं बेचा था हमने। मोटा आराम से बक्से पर हाथ फेरने लगा। भाई मैं 30,000 लेकर आया था, लेकिन तूने अभी मुझसे बदतमीजी की। मुझे गुस्सा आ गया। अब सिर्फ 10,000 मिलेंगे। वांग बादान कांपते हाथों से कलम उठाने लगा, वो अपमानजनक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। रुको, मैं जोर से चिल्लाया और दौड़कर उसके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। अभी तक दस्तखत नहीं हुए थे, बच गए। मैंने उस मोटे को घूर कर देखा। दिमाग में ओरिजिनल कहानी के वो खौफनाक पन्ने घूम रहे थे। इस कहानी में यह मोटा आदमी सिर्फ 10,000 में 70,000 की दुकान हड़पने वाला था और फिर जानबूझकर वो पैसे 1 महीने तक रोक कर रखता जब तक लाओ वांग का इलाज न हो पाता और वो दम तोड़ देते। मोटे ने मुझे देखा और मुंह बनाया। तू कौन है? अपनी टांग बीच में मत अड़ा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, सीधे बॉडीगार्ड को इशारा किया, कॉन्ट्रैक्ट के चिथड़े उड़ा दो। देखते देखते कागज के टुकड़े हवा में बिखर गए। फिर मैं वांग बादान की तरफ मुड़ा। मैं 10 लाख में यह दुकान खरीदता हूँ। वांग बादान की आंखें फटी रह गई और मोटा बौखला गया। तू मुझसे छीनेगा? सोच ले, यह दुकान खरीद कर चला पाएगा? हम रोज यहाँ आकर तमाशा करेंगे, यानी धमकी। दुकान खरीदी तो रोज रोज उपद्रव होगा। फिर उसने पत्ता फेंका। और सुन, मैं बीजिंग के गू परिवार का आदमी हूँ। तू गू परिवार से दुश्मनी मोल लेना चाहता है? मैंने ठंडी हंसी हंसी। गू परिवार? किस खेत की मूली है वो? मैंने वांग बादान से दुकान का लैंडलाइन फोन मांगा, 2-4 बातें की और रख दिया। बस चुपचाप इंतजार करने लगा। मोटा मेरी इस शांति देखकर अंदर से घबराने लगा, लेकिन फिर सोचा बीजिंग में गू परिवार से बड़ा कौन है, और फिर से अकड़ गया। 5 मिनट भी नहीं बीते, बाहर से पुलिस की गाड़ियों की तेज आवाज आई। लीड ऑफिसर अंदर आया, एक नजर में पूरा कमरा देखा और सीधे मोटे पर निगाह टिकाई। तू ही उपद्रव कर रहा था? चल थाने। मोटा हड़बड़ाया। मैं गू परिवार का आदमी हूँ। हाथ लगाया तो पुलिस ऑफिसर फू यानशियू ने ठंडी हंसी हंसी। गू परिवार हो या कोई भी, कानून तोड़ा तो भगवान भी नहीं बचाएगा। हाथ हिलाया और मोटे को उसके सारे साथियों समेत गाड़ी में ठूंस दिया। अगले ही पल फू यानशियू तेज कदमों से मेरे पास आया। रवैया एकदम बदला हुआ था। भाई साहब, मुझे जाओ, मेयर साहब ने भेजा है। आगे से बीजिंग में कोई भी आपको तंग करे, बस एक इशारा कीजिए, हमारे लड़के तैयार रहते हैं। पुलिस की गाड़ी में बैठा मोटा यह देखकर सन्न रह गया। गू परिवार के असली लोग भी पुलिस कमिश्नर को खुद नहीं बुलवा सकते थे। उसने डरी हुई आंखों से मुझे देखा। मन में सिर्फ एक सवाल था, ये बाई चेन आखिर है कौन? पुलिस चली गई। वांग बादान ने कृतज्ञता से भरी नजरों से देखा। शुक्रिया साहब, आप न होते तो आज। मैंने हाथ उठाकर रोका। शुक्रिया बाद में, पहले बताओ मेरी बात मंजूर है? वो हड़बड़ा गए। उन्हें लगा मैं बस मदद करने आया था, या तो मैं सच में खरीदने की बात कर रहा हूँ। जल्दी से बोले, साहब यह दुकान ज्यादा से ज्यादा 80,000 की है। 10 लाख बहुत ज्यादा है, आपका नुकसान होगा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ देखा। मेरी शर्त है, 10 लाख के बदले तुम मेरे यहाँ काम करोगे। वो उलझ गए, सोचने लगे इस आदमी को मुझसे क्या मिलेगा। मैंने सीधे बात की, मुझे एक कारोबारी दिमाग चाहिए, तुम मेरे सारे कारोबार संभालोगे। फिर पहला लालच फेंका। हाँ कहा तो, ये 10 लाख सिर्फ दुकान के लिए नहीं, लाओ वांग का इलाज भी इसी से होगा, और मैं उन्हें विदेश में सबसे बेहतर इलाज के लिए भेजने का इंतजाम भी करूंगा। उनकी सांस एक पल के लिए रुकी। मैं रुका नहीं। अगर पापा की देखभाल की चिंता है तो मैं तुम्हारी बहन वांग शेंगजिन को भी साथ विदेश भेजूंगा, पढ़ाई का खर्च भी मेरा। फिर मैंने एक रास्ता छोड़ा, और अगर मना करना हो तो यह 10 लाख सिर्फ दुकान के पैसे हैं, उसके बाद हमारा कोई लेना देना नहीं। उनकी आंखों में मन का खिंचाव दिखा, लेकिन एक झिझक भी थी। तो मैंने आखिरी पत्ता फेंका। मैं एक कंपनी बनाने वाला हूँ, बाय ग्रुप। तुम आए तो ग्रुप के सीईओ तुम होगे और ग्रुप की 10% हिस्सेदारी तुम्हारे नाम। अब वो मना नहीं कर सके। उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया। मंजूर है। मैंने मैनेजर को इशारा किया, कागजात आगे बढ़ाए। दस्तखत होते ही 10 लाख का चेक उनके हाथ में। घर के काम जल्दी निपटाओ, फिर मैनेजर से संपर्क करो। लाओ वांग और बहन के विदेश जाने का इंतजाम मैं करवाऊंगा। माँ भी जाना चाहें तो वो भी चले। उन्होंने चेक थामा। आवाज में सच्ची कृतज्ञता थी। शुक्रिया बाई साहब। मैंने उंगली हिलाई। नहीं, अब से बाई बॉस बुलाओ, और तुम हो वांग बॉस। उनके होंठों पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। उन्होंने हाथ बढ़ाया। बाई बॉस, साथ काम करके खुशी होगी। मैंने हाथ मिलाया। खुशी मुझे भी। सब तय करके मैं वहां से निकल पड़ा। ज्यादा देर नहीं लगी। वांग बादान मैनेजर के साथ मेरे अपार्टमेंट पहुंच गए। बताया घर की सब व्यवस्था हो गई। बहन वांग शेंगजिन विदेश जाने के लिए बेहद उत्साहित है। माँ ने भी यही से कहने से माँ ने भी सोचकर फैसला किया कि लाओ वांग की देखभाल के लिए साथ जाएंगी। सब तैयार था। मैंने उनके सामने अपना पूरा कारोबारी नक्शा बिछाया। हमारा असली वक्त अब शुरू होता है। जैसे जैसे मैं बोलता गया, वांग बादान का चेहरा जमता गया। वो जानते थे कि मैं पैसे वाला हूँ, लेकिन जो देख रहे थे वो उनकी कल्पना से कहीं परे था। मैंने उनका वो भाव देखा और समझ गया, अभी तक वो मेरी दौलत की बस ऊपरी परत देख पाए थे। मैंने पहला
हुक्म दिया, बाई ग्रुप की स्थापना करनी है, कागजी काम तुम करोगे, पैसों के लिए मैनेजर से लो, सरकारी दफ्तर में कोई अड़चन डाले तो झाओ लिदोंग के पास जाओ, मेरा नाम बाई चेन, लो काम हो जाएगा। यह सुनते ही वांग बादान की पुतलियां सिकुड़ी। झाओ लिदोंग कुछ दिन पहले ही चुने गए बीजिंग के नए मेयर, और यह आदमी उनका नाम इतनी सहजता से ले रहा था, वो आखिरी शक भी दूर हो गया। आंखों में अब सिर्फ एक धधकती लौ थी। मैं देख सकता था इस आदमी को एक मंच चाहिए था, एक जगह जहां वो अपनी पूरी काबिलियत दिखा सके, और वो जगह मैं दे सकता था। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो फिर जाओ और कर दिखाओ, मुझे यकीन है, मुझे अपनी नजर पर भरोसा है और तुम्हारी काबिलियत पर भी। वांग बादान ने जोर से सिर हिलाया। आंखों में कृतज्ञता और दृढ़ संकल्प दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। वो मुड़कर चले गए। उस वक्त उन्हें खुद नहीं पता था जो कंपनी वो अपने हाथों से खड़ी करने वाले थे, वो एक दिन पूरी दुनिया में फैला कारोबारी साम्राज्य बनेगी, और वो खुद, जिन्हें दुनिया वांग बादान जानती थी, आने वाले वक्त में एक ऐसा नाम बनेंगे जिसे लोग सम्मान से याद करेंगे। वांग बादान का काम निपटाने के बाद मेरा ध्यान फिर से बाई निंगबिंग पर गया। जल्द ही उसकी एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में लिखा था, मिडिल स्कूल फाइनल एग्जाम जैसे जैसे करीब आ रहा था, गु हाउची ने फिलहाल निंगबिंग को परेशान करना बंद कर दिया था। लग रहा था उसने अपने पिता से वादा किया था कि टॉपर बनकर किन्स नंबर 1 हाई स्कूल में दाखिला लेगा, इसलिए फालतू हरकतों के लिए वक्त नहीं था। और बाई निंगबिंग, उसने गु हाउची को हवा में उड़ा दिया था, बस पढ़ाई में डूबा हुआ था। लेकिन एग्जाम से ठीक एक दिन पहले, आखिरी क्लास के बाद, गु हाउची से रहा नहीं गया। उसने निंगबिंग का रास्ता रोका। भाई साहब, कल फाइनल एग्जाम है, देखते हैं हम दोनों में से कौन बेहतर साबित होता है। निंगबिंग ने ठंडी नजर से पलटकर देखा। गु हाउची, मुझे नहीं पता तुम मुझसे क्यों उलझते रहते हो, लेकिन अगर वजह मेरे नंबर हैं तो बेकार की मेहनत है, क्योंकि यह एक बार की बात नहीं, मैं हर बार तुमसे आगे रहूंगा। और बिना पीछे देखे चला गया। गु हाउची वहीं खड़ा रहा। चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पास खड़े चमचे से पूछा, इसका मतलब क्या था? यह मुझे नीचा दिखा रहा था? और फिर दांत पीसते हुए धीरे से बुदबुदाया, यह कमीना। निंगबिंग घर आया और मुझे बताया कि गु हाउची बेवजह बार बार उससे पंगा लेता है। मेरे माथे पर बल पड़ गए। यह कहानी का रुख कुछ गड़बड़ लग रहा था। ओरिजिनल स्टोरी में गु हाउची इसलिए निंगबिंग से जलता था क्योंकि असल में निंगबिंग ही गु परिवार की असली संतान था, और गु हाउची को इसकी भनक थी। लेकिन अभी निंगबिंग को खुद अपनी असलियत नहीं पता। तो फिर गु हाउची ने पहले से ही विलेन मोड क्यों शुरू कर दिया? मैं समझ नहीं पाया। फिलहाल बस इतना कहा, अगर गु हाउची फिर कुछ करे और तुम अकेले नहीं संभाल सको तो मुझे बताना, और उसे कमरे में भेज दिया कि कल के एग्जाम की तैयारी करे। अगली सुबह मैं खुद निंगबिंग को परीक्षा केंद्र छोड़ने गया। रास्ते में मेरी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थी, लेकिन ऊपर से मैं मुस्कुराकर बोला, निंगबिंग घबराना नहीं, बस अपना बेस्ट दो। निंगबिंग ने मेरे कसे हुए मुट्ठी भरे हाथ देखे और उल्टे मुझे ही तसल्ली देने लगा। पापा, मैं नहीं घबरा रहा, पिछले कई सालों के पेपर देख चुका हूँ, यह मेरे लिए बड़ी बात नहीं। यह सुनकर मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ। परीक्षा केंद्र के दरवाजे पर रुका। जाओ, मैं यहीं बाहर इंतजार करूंगा। निंगबिंग ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और अंदर चला गया। यह परीक्षा पूरे 2 दिन चली। मैं दोनों दिन बाहर खड़ा रहा, और आखिरकार जब आखिरी पेपर खत्म हुआ और निंगबिंग बाहर आया तो उसने पहली नजर में मुझे देखा। मेरे हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। वो तेज कदमों से आया। मैंने फूल थमाए। बधाई हो, एग्जाम पूरा किया, आगे का रास्ता और भी उज्जवल हो। मेरे अच्छे दिखने की वजह से वैसे भी लोगों की नजरें मुझ पर थीं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं किसी बच्चे का पेरेंट हूं तो हैरानी और बढ़ गई। आसपास के बच्चों ने निंगबिंग को रश्क भरी नजरों से देखा। यह पल किसी दिखावे से ज्यादा कीमती था। तभी गु हाउची भी परीक्षा हॉल से बाहर निकला। यह कैसी नियति थी? दोनों एक ही परीक्षा केंद्र में एक ही कमरे में बैठे थे। गु हाउची के बाहर आते ही बाजे बजने लगे, फूल बरसने लगे, पूरा लाव लश्कर तैयार था। गु हाउची ने अकड़कर निंगबिंग की तरफ सिर उठाया, जैसे अपनी जीत का जश्न दिखा रहा हो, लेकिन निंगबिंग ने उसे एक नजर तक नहीं दी। गु हाउची ने समझा, निंगबिंग इतना शर्मिंदा है कि देख भी नहीं सकता। मैं यह सब देख रहा था और मन ही मन बोला, इतना बड़ा तमाशा, लगता है किसी की शादी हो रही है। निंगबिंग ने भी धीरे से कहा, सच में थोड़ा ज्यादा ही है। शुरू में बाकी बच्चों ने भी रश्क से देखा था, लेकिन जब बजाना बंद ही नहीं हुआ तो सबके चेहरे पर झुंझलाहट आ गई। एक लड़का जो शायद पेपर खराब गया था, तैश में आ गया। उसने बढ़कर बाजे वाले के हाथ से बांसुरी छीन ली। बजाते रहो, लो बजाओ अब। कट से आवाज आई और बांसुरी 2 टुकड़ों में। दिमाग खराब हो गया है क्या? एग्जाम के बाद इंसान का मूड ठीक नहीं रहता, यह नहीं पता? और वो बिना रुके चला गया। बाकी बाजे वाले डर के मारे चुप हो गए। माहौल अचानक बेहद अजीब हो गया। जिसकी बांसुरी टूटी थी वो गु हाउची के पास पहुंचा। गु साहबजादी, मेरी बांसुरी का हिसाब कौन देगा? गु हाउची चिढ़कर जेब से कुछ नोट निकाले और फेंके। दे दिए। गु परिवार के पास एक बांसुरी के पैसों की कमी नहीं, और सबकी नजरों के बीच मुंह लटकाकर गाड़ी में घुस गया। उसे भागते देख मैं और निंगबिंग भी अपनी गाड़ी में बैठ गए। उसके बाद कुछ दिन यह दिखा कि निंगबिंग सुबह जल्दी जाने लगा और रात को देर से आने लगा। कुछ छुपा रहा था। मुझे उस पर भरोसा था, लेकिन जिज्ञासा दब नहीं रही थी। एक दिन जब वो सुबह सुबह निकला, मैंने चुपके से उसका पीछा किया और वो केट्टेसेनिसेनान एक ढाबे में घुस गया। मैंने ध्यान से देखा, अरे ये तो वांग बादान का ढाबा है, यह यहाँ क्यों आ रहा है? मैं सोच ही रहा था कि वांग बादान खुद बाहर आ गए और मुझे देख लिया, फौरन अंदर ले गए। मैं नहीं चाहता था कि निंगबिंग को पता चले कि मैं उसका पीछा कर रहा था, इसलिए एक अलग कमरे में बैठ गया। अभी सोच ही रहा था कि बाहर जाकर झांकूं, तभी वांग बादान खुद एक बड़ी ट्रॉली धकेलते हुए आए। पूरी मेज भर दी खाने से। मैंने हैरानी से देखा, मैंने तो कुछ मंगवाया नहीं था। वांग बादान ने सच्चे मन से कहा, भाई साहब, आपने जो किया उसका बदला कैसे चुकाऊं? यह मेरी तरफ से है। मैं हल्के से मुस्कुरा दिया। फिर असली मुद्दे पर आया। यह बताओ, भाई निंगबिंग यहाँ क्यों आता रहता है? कुछ दिनों से रोज चक्कर लगा रहा है। वांग बादान का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। उन्होंने फौरन मैनेजर को बुलाया। मैनेजर अंदर आया। जैसे ही मैंने बाई निंगबिंग का नाम लिया, उसका चेहरा
चेहरा बदल गया। मेरी बात पूरी होने से पहले ही घबराकर सफाई देने लगा। साहब, छोटे भाई हमारे नए स्टाफ में हैं। अगर कोई गलती हुई हो तो पहले गुस्सा ना हो, सुन ले, शायद कोई गलत फहमी हो। मैं एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर दिल धक से रहा। उसकी यह घबराहट देखकर माथे पर बल पड़ गए। मैंने आवाज ठंडी की। मैंने यह नहीं कहा कि उसने कुछ गलत किया, बस उसे दिखाओ मुझे। मैनेजर रास्ते भर बेचैन रहा। असल में जब से भाई निंगबिंग यहाँ आया था, ढाबे में चैन नहीं था, खासकर एक गू नाम के ग्राहक की वजह से, जो 2-3 दिन में एक बार आकर निंगबिंग को परेशान करता था। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ निंगबिंग अभी अभी वर्दी पहनकर काम पर आने की तैयारी कर रहा था। तभी एक वेटर तेज कदमों से उसके पास आया। छोटे भाई, वो साहब फिर आए हैं, तुम्हें ही ऑन ऑर्डर लेने बुला रहे हैं। निंगबिंग का चेहरा एक पल में बुझ गया। फिर से गू हाउची। जब से गू हाउची को पता चला था कि निंगबिंग यहाँ काम करता है, तब से 2-3 दिन में एक बार जरूर आ जाता था, जैसे यही उसकी श्रेष्ठता दिखाने का तरीका था। निंगबिंग ने गहरी सांस ली और चल पड़ा। नमस्ते, क्या लेंगे? गू हाउची ने उंगली से मेन्यू पर थपथपाया। यह नहीं, यह नहीं, यह भी नहीं, बेचा बाकी सब एक एक लाओ। निंगबिंग मुड़ने लगा तो गू हाउची ने रोका। सुनो, जो भी आएगा खुद लेकर आना। इस ढाबे में 30 से ज्यादा डिशें नहीं थी। यह जानबूझकर तंग करना था और कुछ नहीं। लेकिन निंगबिंग ने आंखें बंद की और शांत आवाज में जवाब दिया, जी कोई बात नहीं। वो पलटा तो गू हाउची अपने चमचों से दबी हंसी हंसने लगा। देखा, मैंने कहा था ना, वो बस दिखावा करता है। अब असलियत सामने आ गई। स्कूल में अमीरी का नाटक करता था और यहाँ ढाबे में बर्तन उठा रहा है। थोड़ी देर में खूब मजा लेंगे। कुछ देर बाद निंगबिंग कुछ तैयार डिशें लेकर आया। गू हाउची तुरंत बोला, मैंने 30 से ज्यादा चीजें मंगवाई थी, ये सब क्या है? निंगबिंग ने धैर्य से समझाया, इतनी डिशें बनने में वक्त लगता है, जो तैयार थी वो पहले लाया हूँ, आप इनसे शुरू कर सकते हैं। गू हाउची ने चॉपस्टिक्स मेज पर पटकी। ये कैसी सर्विस है? सारा खाना एक साथ ना आए तो खाने दोगे क्या?